गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? गुड टाइम, गुड टाइम, गुड टाइम। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। हाँ, थोड़ा सा आज का दिन थोड़ा असामान्य था मेरे लिए। बाकी है, और बाकी ठीक है, बाकी सब ठीक है। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। आज हाँ 4:30 बजे वाली क्लास नहीं हुई है, उसकी जगह ये क्लास 8 बजे शेड्यूल कर दी मैंने। 4:30 बजे जो क्लास थी वो क्लास अब हो रही है। जो 4:30 बजे क्लास थी ना उसको मैंने रीशेड्यूल करके फिर 8 बजे कर दिया था। 4:30 बजे मैं ले नहीं पाया, थोड़ी आज घरेलू परिस्थितियां असामान्य थी। एक तो आज हमारे खाना बनाने वाली नहीं आई थी, वो बीमार थी। मेरी वाइफ जो थी वो बैंक से लेट आई थी, तो उसको भी टाइम नहीं मिला। प्लस उसकी भी तबीयत खराब थी, तो फिर बच्चों का ध्यान रखना, उनको खाना भी आज मैंने मैगी बनाई, खाना वाना तैयार किया अपने हिसाब से जो मैं बना सकता था। इस वजह से वो जो आज 4:30 वाला लेक्चर था वो कैंसिल होके मुझे 8 बजे वाला करना पड़ा। है ना, कई चीजें असामान्य भी हो जाती है, कई दिन हर दिन एक जैसा नहीं होता ना। तो इस वजह से उसके लिए माफी चाहता हूँ 4:30 बजे वाले सेशन के लिए। लेकिन क्लास जाए ना, बेकार ना जाए, क्लास हो हर हाल में, यही मैं तय रखता हूँ कि चलो 4:30 ना हो तो कोई बात नहीं। है ना, कोई दिन थोड़ा गड़बड़ा भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप 8 बजे क्लास लें। तो फिर मैंने 8 बजे क्लास कर दी। ठीक है। हाँ, तबीयत ठीक है। हमारे जो खाना बनाने वाली उसकी तबीयत खराब थी, और मेरी वाइफ की तबीयत खराब थी। तो दो मेरे छोटे बच्चे, मैंने आपको बताया 5 साल 7 साल का बच्चा है। तो फिर उनके लिए खाना वाना करना, उनका थोड़ा ध्यान रखना, उसमें थोड़ा टाइम आज एक्स्ट्रा चाहिए था मुझे, इस वजह से। हाँ बिल्कुल, मैं मोटा मोटी काम कर लेता हूँ, सारे काम कर लेता हूँ, झाड़ू पोछा बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, कमा के मैं कैसे भी खा सकता हूँ। कमा के मैं कैसे भी खा सकता हूँ। आ जाओ। तो हम चलते हैं। आज हम पढ़ने वाले थ्योरम, एक एक थ्योरम जो है। हाँ बिल्कुल कराओ, आ जाओ। देखो, आज हम थ्योरम पढ़ने वाले हैं, जितनी भी परमें हैं वो सारी एक एक करके मैं आपके सामने लाऊंगा, और आप लोग जो है ना, एक एक चीज को समझिएगा, एक एक थ्योरम को समझिएगा, पूरे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। प्रूफ नहीं दूंगा क्योंकि प्रूफ हमारा हिस्सा नहीं है। प्रूफ अगर आप पढ़ना चाहें तो किताब में चले जाइएगा। बाकी हम जो ग्रुप पे आधारित परमें हैं कि ग्रुप में क्या क्या होता है, ग्रुप में क्या क्या होता है उसकी बात हम करने वाले हैं। ठीक है, एक मिनट। तो जो चर्चा होने वाली है कि ग्रुप में क्या क्या होता है उसकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात याद रखिए, सारी की सारी थ्योरम ग्रुप से जुड़ी हुई है। सारी की सारी थ्योरम ग्रुप से जुड़ी हुई है, तो याद रखना ये सब बातें ग्रुप के लिए हो रही है। सब बातें ग्रुप के लिए हो रही है। परमे को अच्छे से पढ़ना, शब्द से शब्द मिला के पढ़ना। ऐसा ना हो कि एक शब्द इधर उधर हो जाए तो कहानी पूरी बदल जाती है। जैसे अगर आप पाइथागोरस परमे बोले और समकोण बोलना भूल जाए, पाइथागोरस परमे बोले और समकोण बोलना भूल जाएं, तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो परमे जो होती है उसमें ऑलरेडी बहुत मिनिमम शब्दों का इस्तेमाल होता है, न्यूनतम शब्दों का वो ऑलरेडी इस्तेमाल करती है। और उसमें न्यूनतम है वो, अगर आपने एक भी शब्द कम कर दिया या हटा दिया या भूल गए तो फिर उससे अर्थ से अनर्थ हो जाता है। और ग्रुप थ्योरी में तो इतना बहुत है, ग्रुप थ्योरी में तो इतना अर्थ का अनर्थ करने के लिए काफी है। ठीक है ना, मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा थ्योरम को ताकि दिक्कत ना हो। नहीं, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है।
ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पसंद है खाना बनाना, मुझे बहुत बढ़िया लगता है। तो थ्योरम, पहली थ्योरम क्या कहती है? तत्समक अवयव की अद्वितीयता, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। आपका जो तत्समक अवयव होता है वो इकलौता होता है। पूरी कहानी सुनना, फिर बात करेंगे। तत्समक अवयव की अद्वितीयता, इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, इकलौता होता है, नहीं। अब परमी यहां से शुरू होती है, वो कहती है एक ग्रुप में, यहाँ पे ग्रुप शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब जब भी ग्रुप होगा तब ये बात सत्य होगी, यानी ग्रुप से बाहर ये बात सत्य होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं ले रही है। पर मैं सिर्फ ग्रुप की गारंटी ले रही है, पर मैं सिर्फ ग्रुप की गारंटी ले रही है। ग्रुप के साथ कुछ स्पेशल ग्रुप नहीं लिखा हुआ, मतलब ये नहीं लिखा हुआ कि परिमित ग्रुप है या अपरिमित ग्रुप है ना, कुछ इस टाइप का नाम नहीं लिखा हुआ, खाली ग्रुप लिखा हुआ है, खाली ग्रुप शब्द लिखा हुआ है। अगर खाली ग्रुप शब्द लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये सभी प्रकार के ग्रुपों के लिए बात सही है, क्योंकि अगर कोई विशेष ग्रुप होता तो वो नाम लिखता, परिमित ग्रुप, अपरिमित ग्रुप, वरना वो ग्रुप के साथ उसका नाम लिखता, नाम नहीं लिखा, इसका मतलब है सभी प्रकार के, फिर सभी प्रकार आ गए, है ना। कोई विशेष होगा तो आगे नाम जोड़ देगा, कोई विशेष होगा तो उसके आगे नाम जोड़ देगा, बोल देता परिमित ग्रुप या बोल देता अपरिमित ग्रुप, चक्रीय ग्रुप, किसी भी स्पेशल की बात होती तो उसका नाम जोड़ देता, किसी का नाम नहीं जोड़ा है, इसका मतलब सभी ग्रुप। तो ये क्या कह रहा है, सभी ग्रुप में, ग्रुप चाहे कोई सा भी क्यों ना हो, सभी ग्रुप के अंदर तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, इकलौता होता है। यानी आपके ग्रुप में कितने भी अवयव क्यों ना हो, उसमें से एक अवयव, सिर्फ एक अवयव तत्समक होगा, एक अवयव तत्समक होगा। आपके ग्रुप में अनंत अवयव हो, चाहे 50 हो चाहे 10 हो, और अगर एक हुआ तो फिर वो तत्समक ही है। अगर आपका ग्रुप जो है वो ऐसा है उसमें सिर्फ एक अवयव है, वो तत्समक है। दो अवयव है तो एक तत्समक है, एक कोई और हो सकता है। तीन है तो एक तत्समक है, दो कोई और हो सकते हैं। चार है तो एक तत्समक है, तीन कोई और हो सकते हैं। एक तत्समक पक्का होगा, एक ही होगा, एक ही तत्समक होगा, एक ही होगा, इकलौता होगा। अद्वितीय शब्द का जो सही शब्द है वो है इकलौता, और नहीं होगा, इकलौता होगा। ठीक है, समझ गए बात? अच्छा, तत्समक अवयव कौन होता है? जो प्रत्येक अवयव ए से संक्रिया करके उसे वापस लौटा देता है, कोई फर्क उसमें नहीं डालता, कोई भी फर्क उसमें नहीं डालता, वह अवयव आपका तत्समक अवयव कहलाता है। और फिर से रिपीट कर दूं, तत्समक अवयव इकलौता होता है, इकलौता, इकलौता होता है। तत्समक अवयव बहुत सारे नहीं हो सकते, एक ही होगा और पक्का होगा, एक ही होगा और पक्का होगा। जितने भी अवयव होंगे मैंने बता दिया उसमें से एक तत्समक है, बाकी बचे हुए फिर कोई और हो सकते हैं। सब आप कह सकते हो एक तत्समक है, बाकी सब गैर तत्समक है, फिर तत्समक के अलावा है सब। ये लाडला है, हाँ ठीक है, संतोष वाला से लाडला है ये, ठीक है, पहली बात क्लियर। चलो, अच्छा यहाँ पे भी याद रखना कि ऐसे नहीं है कि हर अवयव का अलग अलग तत्समक होता, नहीं, पूरे ग्रुप का एक तत्समक होता, पूरे ग्रुप का, पूरे ग्रुप का इकलौता तत्समक। ठीक है, अगली पर में, अगली है प्रतिलोम अवयव की। याद रखना किसके लिए सत्य है, पहले वो याद रखना, किसके लिए सत्य है वो याद रखना, फिर क्या सत्य है वो याद रखना। कई बार क्या था, बच्चा ये तो याद रख लेता कि क्या सत्य है, लेकिन ये भूल जाता कि ये सत्य है किसके लिए। ये बड़ी प्रॉब्लम आती है, बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत ये आती है कि बच्चे को ये तो याद रहता है कि सत्य क्या है, लेकिन ये याद नहीं रहता कि वो सत्य है किसके लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जनकों की संख्या 2 होती है, बहुत सारे बच्चों को पता जनकों की संख्या 2 होती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कौन से ग्रुप के लिए 2 होती है, वो तो भूल गए, जिसके लिए 2 होती है उसके भूल गए, मतलब जो माता पिता है उनको भूल गए, बच्चे याद है उसके 2 होते हैं, ये पता है 2 बच्चे होते हैं, किसके होते हैं कि ये नहीं पता। तो ये कहानी बिगड़ जाती है यहाँ पे। आपको ये याद है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये बात सत्य है, लेकिन ये कब सत्य है, कहाँ सत्य है ये, वो भी याद रखो कि समकोण त्रिभुज पे सत्य है। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये बात आपको याद होगी, लेकिन ये जो थ्योरम अभी पढ़ रहे हो इनमें भी 2 हिस्से होंगे, एक तो कहाँ सत्य है, क्या सत्य है, कहाँ सत्य है और क्या सत्य है, ये दोनों बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। वरना खाली अगर आपको ये रह गया याद कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कहाँ सत्य है, तो फिर आप कहीं भी लगा दोगे उसको, और कहीं भी लगा दोगे तो कहीं जगह परिणाम बुरे भी आएंगे,
कई जगह गलत परिणाम भी आएंगे। अब मान लो समबाहु त्रिभुज है, वहां पे ले जाके आप लगा दो, क्योंकि आपको तो याद ही नहीं है कि कौन सी त्रिभुज के लिए सत्य थी। तो अगर आपको याद नहीं है, आपने समबाहु त्रिभुज में लाके लगा दी तो फिर गलत परिणाम आना ही आना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, दो बातों में याद रखें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, बहुत सारे बच्चों को यही याद होता है कि सत्य क्या है, लेकिन ये याद नहीं होता कि सत्य कहाँ है, सत्य कहाँ है। ठीक है ना। अभी जैसे जैसे मिक्स होता जाएगा वैसे दिक्कत देगा। बहुत सारी थ्योरम होती जाएगी ग्रुप थ्योरी में, फिर वो एक एक शब्द जो है ना वो परेशान करेगा। तो वापस आते हैं इसके ऊपर। ये कह रही है प्रतिलोम की अद्वितीयता, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, इनवर्स की यूनिकनेस, इनवर्स की यूनिकनेस। फिर से वर्ड याद कीजिए, ग्रुप, ग्रुप, कोई ग्रुप के आगे नहीं लिखा हुआ, ग्रुप के आगे पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये जो बात है ये सभी ग्रुपों के लिए, सभी, किसी विशेष ग्रुप के लिए नहीं, हर ग्रुप के लिए ये बात, प्रत्येक ग्रुप के लिए ये बात सही है। आगे क्या कहता है, प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। इसका मतलब है कि हर अवयव का प्रतिलोम होगा और वो इकलौता होगा। हर अवयव का एक प्रतिलोम होगा, लाडला होगा, इकलौता, हर अवयव का होगा। इसका मतलब दूसरे अवयव का कुछ और हो सकता है, तीसरे का कुछ और हो सकता है, सबका अद्वितीय। इसका मतलब हर किसी का अलग अलग है, हर किसी का अलग अलग है। अगर ए का प्रतिलोम बी है तो फिर किसी का भी प्रतिलोम बी नहीं हो सकता, वो बुक हो गया। इकलौता है ना, इकलौता, इकलौता। इसका मतलब जो ए का होगा फिर किसी और का वो प्रतिलोम नहीं होगा। बुकिंग हो रही है, जैसे शादियों में बुकिंग होती है ना, जिनकी शादियां होगी बस ये तो पति पत्नी बन गए, अब ये किसी और के पति पत्नी नहीं हो सकते, अब ये किसी और के पति पत्नी नहीं हो सकते। तो बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ ये बात अलग है, इसकी पत्नी ये और इसका पति ये, तो ये दोनों एक जोड़े में हो गए। उन दूसरों का, उनका पति पत्नी अलग है, किसी और का अलग है, ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक बार जोड़ा बन गया वो एक दूसरे के लिए फिक्स हो गए, वो एक दूसरे के लिए फिक्स हो गए, जोड़ा बन गया अब, है ना। इन दोनों का आपस में जोड़ा बन गया, ये अब चेंज नहीं हो सकते। ये इंपॉर्टेंट बात है। सबके अलग अलग होंगे, सबके अलग अलग होंगे, सबके अलग अलग होंगे। ठीक है ना। तो ए का रिपीट कर दूं, इस बात से जो सीखने को मिलेगा वो है प्रत्येक का प्रतिलोम होगा, का प्रतिलोम, कोई भी अवयव ऐसा नहीं होता जिसका प्रतिलोम नहीं होता हो। एक बात, और अलग अलग होता है, सभी के प्रतिलोम अलग होते हैं। सभी के प्रतिलोम अलग अलग होते हैं, सभी के प्रतिलोम अलग अलग होते हैं। लोकेश मेरी तरफ से क्लास नहीं रुक रही, अगर मेरी तरफ से क्लास रुकती तो अभी 4-5 मैसेज आ जाते, अगर मेरी तरफ से क्लास रुकती तो अभी बहुत सारे मैसेज आ जाते। तो अगर, है ना, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं करता, तो प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। कई बार एक दो बच्चे का कोई मैसेज आता है कि सर क्लास रुक रही है, तो मैं देखता हूँ कि 3-4 मैसेज आ जाते हैं तो मेरे को समझ में आता था कि हाँ भी प्रॉब्लम मेरी साइड से है, लेकिन एक की मैसेज आ रहा है, इसका मतलब है प्रॉब्लम फिर मेरे साइड से नहीं, है ना। अगर मेरे साइड से होगी तो प्रॉब्लम सबको आएगी, फिर तो मैसेज की, जैसे भी देखो, अभी मैं आवाज बंद करता हूँ, है ना। तो बस वही है, अगर मेरे साइड से प्रॉब्लम होगी फिर सबको होगी, किसी को आवाज नहीं आएगी। ठीक है ना, तो इसलिए, तो कई बार एक साइड से, हाँ अभी मैंने आवाज बंद की थी ये बताने के लिए कि जब मैं प्रॉब्लम दूंगा तो मैसेज साथ में शुरू हो जाएंगे आप लोगों के कि सर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, क्यों सबके ही होंगे, फिर आवाज किसी के पास नहीं जाएगी। अगर मेरे साइड से प्रॉब्लम होगी तो फिर किसी को भी, भाई अगर मेरी साइड से प्रॉब्लम है फिर आप वीडियो कैसे देख सकते हो। ठीक है ना, चलो आ जाओ वापस से। तो इस बात को याद रखना, हर किसी का प्रतिलोम अलग अलग होता है, यानी दो दो के जोड़े बनते हैं, इसको थोड़ा पकड़ना बात को, दो दो के जोड़े बनते हैं, इसका इसके साथ बन गया दो अलग, इसका इसके साथ बन गया अलग, इसका इसके साथ बन गया। इस तरीके से सबका दो 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 करके सबके जोड़े बन जाते हैं, सबके दो 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 करके जोड़े बन जाते हैं। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है,
एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, गौर करने वाली बात है कि इसका क्या फायदा मिला, इस प्रमेय का फायदा आपको क्या मिला, इस प्रमेय से कुछ फायदा मिला, कोई ग्रुप के बारे में कोई जानकारी मिली आपको, ग्रुप के बारे में कोई जानकारी मिली आपको, ग्रुप के बारे में कोई जानकारी मिली आपको, कुछ आइडिया लगा इससे, इस बात का कहीं फायदा उठा सकते हैं आप, दो 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 दो, इस बात का फायदा मिला, अभी देखा था, एक जबरदस्त फायदा है। अगर इसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है, अगर मान लीजिए आपका ग्रुप जो है, आपका ग्रुप समकोटि का है, समकोटि मतलब उसकी कोटि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अगर आपका ग्रुप समकोटि का है, समकोटि का है, तो अभी पीछे वाली थ्योरम और आगे वाली थ्योरम दोनों को अगर मिक्स कर दें तो एक कमाल का रिजल्ट निकल आएगा। देखो, अगर मान लो 6 का ही मान लेते हैं, 6 का ग्रुप है, एक समकोटि का एग्जांपल बता रहा हूँ, ये देखो थ्योरम में आपको आपस में मिला के नए रिजल्ट जनरेट करने, मिला के रिजल्ट जनरेट करने। तो मान लेते हैं हमारा ग्रुप 6 कोटि का है, 6 कोटि का, 6 कोटि का है तो 6 अवयव होंगे, ए बी सी डी ई और एफ होगा, 6 होंगे, क्लियर, ठीक है। 6 कोटि का मानो, सम कोटि का बता रहा हूं मैं कि इन दोनों थ्योरम को मिला के आप एक अच्छी थ्योरम और बना सकते हैं, इन दोनों थ्योरम को मिला के आप एक रिजल्ट बना सकते हैं, एक बात और पता कर सकते हैं। ये कमाल ही होता है ना, थ्योरमों को मिला के भी थ्योरम बन जाती है। इन दो थ्योरम से मिलकर क्या मिलेगा, ये 6 कोटि है। एक सम कोटि का एग्जांपल बता रहा हूँ, 2 ले लो, चाहे 4 ले लो, चाहे 6 ले लो, चाहे 8 ले लो, चाहे 10 ले लो, सम कोटि का लेना, उसमें खास बात क्या आएगी वो देखो, इसमें से एक तो तत्समक होगा, अभी जो पीछे वाली थ्योरम पड़ी है उसके हिसाब से एक तत्समक होगा, एक बंदा तो तत्समक है, एक बंदा तत्समक है, ये हो गया तत्समक, हो गया, एक बंदा तत्समक हो गया, बात खत्म, होगा। तत्समक की खास बात ये होती है कि तत्समक का प्रतिलोम खुद तत्समक ही होता है, तत्समक का प्रतिलोम खुद तत्समक होता है, तत्समक का प्रतिलोम कोई और नहीं होता, उसका प्रतिलोम वो खुद ही होता है, उसकी शादी खुद से ही होती है, उसका कोई और प्रतिलोम नहीं होता, वो अपना प्रतिलोम खुद ही होता है, क्योंकि शर्त आप चेक करेंगे तो उस शर्त को वह खुद ही पूरा करता है। अगर आप तत्समक का प्रतिलोम निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि तत्समक का प्रतिलोम खुद तत्समक ही होता है, तत्समक का प्रतिलोम ई का प्रतिलोम खुद ई होता है। तो इसका प्रतिलोम तो ये खुद हो गया, ठीक है। अब माना जो ए है उसका प्रतिलोम बी हो गया, ए का प्रतिलोम बी हो गया, मान लो सी का डी हो गया, सी का डी हो गया, और मैंने कहा एक बार जोड़ा बन गया फिर उसमें कोई और नहीं जाता, एफ अकेला बचा, एफ अकेला बचा, अकेला तो नहीं बच सकता, ग्रुप है, ग्रुप में तो अभी कहा है मैंने, ग्रुप में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम होता है, कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जिसका प्रतिलोम ना हो, फिर एफ का प्रतिलोम कौन होगा, ए बी तो जोड़े बना लिए, ये तो नहीं हो सकते, सी डी ने भी जोड़े बना लिए, ये नहीं हो सकते, ई ने अपने साथ ही बना लिया, तो एफ को क्या करेगा, एफ की बेचारे की मजबूरी है कि एफ का प्रतिलोम कौन होगा, एफ होगा। तो एक प्रमेय और मिल गई आपको कि कोई ग्रुप अगर समकोटि का है, कोई ग्रुप अगर समकोटि का है तो कम से कम एक अवयव ऐसा जरूर होगा जो अपना ही प्रतिलोम होगा तत्समक के अलावा, तत्समक तो होता ही होता है, वो तो अपना प्रतिलोम हमेशा ही होता है, तत्समक के अलावा अगर कोई ग्रुप समकोटि का है तो तत्समक के अलावा एक बिंदु ऐसा होगा जो अपना प्रतिलोम होगा, जो अपना ही प्रतिलोम होगा, खुद का ही प्रतिलोम होगा। ये बहुत बढ़िया थ्योरम है, सवाल पूछा जाता है ये कि समकोटि के ग्रुप में क्या खास बात होती है, तो समकोटि के ग्रुप में एक खास बात ये होती है, इस बात को हम और भी एक थ्योरम हो रहेगी उससे भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन अभी बता रहा हूँ कि दो थ्योरम जो है ना इनको ढंग से यूज करो तो कई रिजल्ट आप उसमें से निकाल सकते हो, है ना। तो इस बात को याद रखना कि समकोटि, सम ग्रुपांक बोलते हैं इसको, या आप बोल सकते हैं इवन ऑर्डर का, कोई ग्रुप है वो इवन ऑर्डर का है तो उसके अंदर एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होगा जो खुद का इनवर्स होगा तत्समक के अलावा, तत्समक के अलावा। अगली थ्योरम, ये थ्योरम क्या कह रही है, इसको समझते हैं, ये थ्योरम क्या कह रही है, ये थ्योरम कह रही है कि अगर आप ग्रुप में से, ग्रुप के लिए बात हो रही है,
कोई ग्रुप, यहाँ पे कोई खास ग्रुप की बात नहीं है। इसका मतलब ये जो अभी तक ये थर्ड थ्योरम है, थर्ड थ्योरम है, कोई विशेष ग्रुप के लिए नहीं है, सारे ग्रुपों के लिए। क्या कहा इसने, ध्यान से सुनो इस बात को। क्या है ये कह रहा है, अगर किसी अवयव का आप प्रतिलोम निकाल लें और उसका दोबारा प्रतिलोम निकाल लें, पहले एक बार प्रतिलोम निकाल ले फिर दोबारा प्रतिलोम निकाल ले, तो ऐसा करने पर आपको वही अवयव वापस मिल जाएगा, वही अवयव आपको वापस मिल जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ए का प्रतिलोम वापस ए होता है। कहना क्या चाहते हो भाई, कहना क्या चाहते हो, ये कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि अगर ए का प्रतिलोम बी है, ए का प्रतिलोम बी है, मतलब प्रतिलोम निकाल लिया आपने, बी आ गया। अब दोबारा प्रतिलोम जब निकालोगे तो ए आ जाएगा, यानी बंद है ये प्रतिलोम, एक दूसरे के बंद होते हैं। जब आप ए का प्रतिलोम निकालने जाते हैं, बी आता है, तो जब आप बी का प्रतिलोम निकालने जाएंगे तो वापस ए आ जाएगा, यानी प्रतिलोम एक दूसरे के होते हैं। अब कोई पूछे क्या ये दोनों अवयव हैं, ये दोनों अवयव है, लेकिन जब इसका प्रतिलोम पूछा जाएगा तो ये बी बताएगा, और जब बी की बारी आएगी तो ए बताएगा। जब आप ए से पूछोगे भाई तेरा प्रतिलोम कौन है, तो वो कहेगा बी। जब आप बी से पूछोगे भाई तेरा प्रतिलोम कौन है, तो वो कहेगा ए। तो यानी दो चीजें जब दो ए बी जोड़े बनाते हैं तो वो एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं, वो एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं, एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं। यानी ए का प्रतिलोम कौन है, बी है, बी का प्रतिलोम कौन है, ए। तो ये पहली वाली लाइन आपको ये बताती है। साइकिल, हाँ साइकिल बोलोगे क्या, ठीक है साइकिल बोल दो, बोल सकते हो साइकिल, मे बी। बस याद रखने वाली बात तो यही है कि भाई अभी जो हमने प्रतिलोम बताया था ना पीछे वाले में, देखो ये यहाँ पे आप इस चीज को काम में ले सकते हैं। ए का प्रतिलोम बी है तो बी का प्रतिलोम ए है, दोनों जुड़ गए एकदम, अब हिल ही नहीं सकते। सी का प्रतिलोम डी है तो डी का प्रतिलोम सी है जब, और ये तो एक हो ही गया, ये एक हो गया, तो प्रतिलोम आपस में पैक हो जाते हैं, पैक कम पैक। ए का प्रतिलोम बी हो गया तो बी का प्रतिलोम ए हो गया, ये दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम है। ए अवयव है तो प्रतिलोम बी है, बी अवयव है तो प्रतिलोम ए है। आगे बढ़ते हैं, अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल कहता है, अगला रूल आपको क्या समझाता है कि अगर यदि यहाँ बीच में संक्रिया का चिन्ह नहीं लगा हुआ तो हम लोग ये मानेंगे, जब कुछ नहीं लगा हुआ होता तो संक्रिया है, यहाँ गुणा नहीं है, इनके मध्य गुणा नहीं है, इनके नीचे संक्रिया है। ए संक्रिया बी को सरलता के लिए ए बी लिखा जाएगा, ए संक्रिया बी को सरलता के लिए ए बी लिखा गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गुणा है, ए बी का अर्थ ए गुणा बी नहीं है, ए गुणा बी नहीं है। यहां पर आपको सावधान, सावधान इंडिया, जब हम ए बी लिखें इसका मतलब कतई नहीं है कि ए गुणा बी है ना, ये है ए संक्रिया बी, ए संक्रिया बी। याद रखना भाई, ये रखना, ये क्योंकि ग्रुप थ्योरी पढ़ो ना तो इस बात का आपको ध्यान रखना ही होगा कि जब भी आप ए बी लिखते हैं तो वो गुणा नहीं होता। संक्रिया का स्टार का चिन्ह बार बार लगाएं बुरे लगते हैं, अब इतने पढ़े लिखे लोग हो गए, एक बात कह दिया कि बेटा स्टार है बीच में, लिखने की क्या जरूरत है, तो मान लो कि स्टार है, बात खत्म। स्टार का यहाँ संक्रिया है, वो जो बताएगा, वो जो ग्रुप में जो देगा वो संक्रिया बीच में है यहाँ पे। अब बीच में प्लस भी हो सकता है, बीच में माइनस भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, और एक्स वाई जेड कुछ और भी हो सकता है। जब भी ए बी लिखें तो यही याद रखना है कि ए संक्रिया बी की बात हो रही है, ना कि ए गुणा बी की बात हो रही है, क्योंकि हमें गुणा की आदतें पड़ी हुई है, हमें गुणा की आदतें पड़ी हुई है, तो जब भी ए बी दिखेगा फिर हमसे रहा नहीं जाएगा, हम गुणा करते ही देखेंगे और भूल जाएंगे कि हम कहाँ पर हैं।
तो ये नहीं भूलना है, याद रखना है, सावधान। जब भी आपको ग्रुप थ्योरी में ए बी दिखे तो इसका अर्थ लगाना है कि ए संक्रिया बी। जब भी ग्रुप थ्योरी में आप ए बी देखें तो समझना है कि ए संक्रिया बी की बात हो रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इस पे। तो ये क्या कहना चाहता है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर यदि आप ए और बी की संक्रिया पहले कराते हैं और फिर अवयव जो बनेगा ए और बी की संक्रिया से जो अवयव बनेगा उसका इनवर्स निकालते हैं, उसका प्रतिलोम निकालते हैं, या फिर आप प्रतिलोम पहले निकाल लो और फिर संक्रिया करा दो, तो ये बराबर आएगा। लेकिन थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, फर्क ये आ जाएगा कि बी का इनवर्स आगे रहेगा, ए का इनवर्स पीछे रहेगा। आप इनवर्स लेकर संक्रिया करवा सकते हैं और संक्रिया लेकर इनवर्स करा सकते हैं, दोनों एक बराबर बात है। संक्रिया कराकर इनवर्स निकालो, इस साइड में देखो पहले संक्रिया हो रही है, ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व होगा, संक्रिया पहले हो रही है, इनवर्स बाद में हो रहा है। इस साइड में आप देखेंगे इनवर्स पहले निकला है, संक्रिया बाद में हो रही है। तो कोई बात नहीं, आप संक्रिया करा के इनवर्स कर सकते हैं, इधर आप इनवर्स लेकर संक्रिया कर सकते हैं। बस एक छोटा सा फर्क आएगा कि आपका बी इनवर्स आगे आ जाएगा, ए इनवर्स पीछे चला जाएगा। क्रम में थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, क्रम में फर्क पड़ जाएगा, इसको रिवर्सल लॉ कहते हैं, रिवर्स हो जाएगा आपका। अब नुकसान उठाना ही पड़ेगा, इतना सा नुकसान उठाना पड़ेगा कि भाई ए बी का इनवर्स आप निकाल रहे हैं, उसके बजाय आप चाहते कि नहीं पहले मैं इनवर्स निकालूंगा, निकाल लो पहले इनवर्स, पहले भी इनवर्स निकाल लो और फिर संक्रिया करवा दो। लेकिन उस समय इतनी सावधानी रखनी है कि बी का इनवर्स पहले आएगा, ए का इनवर्स बाद में आएगा, बस ये थ्योरम कहती है। ठीक है, अगला अगली थ्योरम, अगली थ्योरम कहती है जिसे हम कहते हैं कैंसिलेशन लॉ, निरसन का नियम, लॉ ऑफ कैंसिलेशन। और बड़ी अच्छी बात है कि ग्रुप के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे एबीसी किसी ग्रुप जी की अवयव है, किसी यानी कोई ग्रुप, खास ग्रुप की बात नहीं है, सारे ग्रुप पे ये बात लागू होगी, सारे ग्रुप पे, कोई खास ग्रुप का नाम नहीं आया, मतलब सारे ग्रुपों पे ये बात है। अब बात क्या है कि अगर यदि ए संक्रिया बी बराबर हो ए संक्रिया सी, अगर ए संक्रिया बी बराबर हो ए संक्रिया सी, मतलब ए बी के साथ संक्रिया करके वही बना रहा है जो ए सी के साथ बना रहा है, तो आप बी बराबर सी कह सकते हैं। इसको वाम निरसन का नियम कहते हैं। एक तरह से आप देखोगे तो ए से ए कट गया, एक तरीके से कटा तो नहीं लेकिन एक तरह से कट गया, ए से ए आपका कट गया, बी बराबर सी आ गया। ग्रुप में आप निरसन का नियम लागू कर सकते हैं, अगर ग्रुप है तो काम में ले सकते हैं, ग्रुप नहीं है तो काम नहीं करेगा। और सिर्फ वाम ही नहीं, आपका राइट कैंसिलेशन भी काम करता है। अगर मान लो बी संक्रिया ए बराबर है सी संक्रिया ए, तो आप ए से ए कट करके बी बराबर सी लिख सकते हैं। आप लेफ्ट साइड से कैंसिल कर सकते हैं और राइट साइड से भी कैंसिल कर सकते हैं, बशर्त ग्रुप हो। आप ग्रुप में ऐसा कर सकते हैं, ग्रुप के बाहर आप ऐसा नहीं कर सकते, ग्रुप के बाहर आप ऐसा नहीं कर सकते। कमाल का नियम है ये, कमाल का नियम है। और एक बात ये वैलिडिटी दर्शाता है कि जब भी आप काटते हैं तो उससे पहले आपको ये कंफर्म करना जरूरी होता है कि जिस सवाल को आप कर रहे हैं और जिन नंबरों पे वो काम कर रहे हैं, क्या वो एक ग्रुप बनाते हैं या नहीं बनाते। अगर वो ग्रुप बनाते हैं तो आप कट कर सकते हैं, अगर वो ग्रुप बनाते हैं तो आप कट कर सकते हैं, अगर वो ग्रुप नहीं बना रहे हैं तो आप कट नहीं कर सकते। क्योंकि कैंसिलेशन का लॉ जो है वो सिर्फ ग्रुपों तक सीमित है, सिर्फ ग्रुप में ही काटने का अधिकार है। अगर आपका जो सिस्टम है जिसपे आप काम कर रहे हैं, क्या वो एक ग्रुप बनाता है, हाँ या ना। अगर हाँ तो आप कट कर सकते हैं, और नहीं बना रहा है तो कट नहीं कर सकते। तो बड़ी जबरदस्त चीज है ये लोग, ये छोटी चीज नहीं है। हम जैसे मैट्रिक्स से होती है, अगर मैट्रिक्सों में मान लो ए गुणा बी मैट्रिक्स बराबर ए गुणा सी मैट्रिक्स हो, तो क्या हम काट सकते हैं? जवाब है बता नहीं सकता। तब तक नहीं बता सकता जब तक आप ये मुना बता दो मुझे कि ए बी सी किस समुच्चय से आ रही है, ए बी सी कौन से समुच्चय से आ रही है। अगर आप मुझे बता दो कि ए बी सी कौन से समुच्चय से आ रही है, अगर ये मुझे बता दो कि ए बी सी कौन से समुच्चय से आ रही है, क्या वो ग्रुप बना रहा है, क्या वो ग्रुप बना रहा है जिस समुच्चय से आपकी ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स आ रही है। अगर वो ग्रुप बनाता है तब तो आप ए से ए कट कर सकते हैं, बी बराबर सी लिख सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर सकते।
ऐसा नहीं कर सकते। ग्रुप है तो आप ऐसा कर सकते हैं, ग्रुप नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ग्रुप आपको पावर देता है कैंसिलेशन की। अगर ग्रुप है, अगर आपने ये तय कर दिया कि आपका जो सिस्टम है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, जो आपके मैट्रिक्स से हैं या संख्याएं जहां से भी आप उठा रहे हैं, वो अगर ग्रुप है तो आप कैंसिलेशन लॉ लगा सकते हैं, नहीं तो आप नहीं लगा सकते। लॉ ऑफ कैंसिलेशन आप नहीं लगा सकते। सीधा सा है, ये तो कट काटाई वाला नियम है, कट कटाई वाला नियम है। इधर 2+3 लिखा हुआ है, उधर भी 2+3 लिखा हुआ है, 2 से 2 कट गया, 3 बराबर 3 आ गया। आप दोनों साइड से कट कर सकते हैं, कट कर दो, आपका बराबर आ जाएगा। ठीक है ना। रियल नंबर ग्रुप बनाते हैं, आप रियल नंबरों पे काट सकते हैं। रियल नंबर जोड़ के लिए ग्रुप बनाते हैं, जोड़ के लिए आपको याद होगा हर कोई ग्रुप बनाता है, जोड़ के लिए हर कोई ग्रुप बनाता है, जोड़ के लिए हर कोई ग्रुप बनाता है। तो n+ में आप काट सकते हैं, आप z+ में काटा काटी कर सकते हैं, आप q+ में काटा छांट कर सकते हैं, आप r में काट छांट कर सकते हैं, आप c में काट छांट कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रुप बनाते हैं, ये सब ग्रुप बनाते हैं, तो इनमें आप काट छांट कर सकते हैं। हाँ 3 भी काट दो, क्या दिक्कत है, 2 बराबर 2 आ जाएगा। 3 से 3 काटोगे 2 बराबर 2 आ जाएगा, 2 से 2 काटोगे 3 बराबर 3 आ जाएगा। बिल्कुल काट दो, 3 से 3 काट दो, 2 2 आ जाएगा, 2 2 काट दो, 3 3 आ जाएगा, जो मन में आए। मैंने तो लेफ्ट वाला काटा था, आप राइट वाला काट दो। तो ये सब ग्रुप है, ये सब ग्रुप है, तो इसमें लॉ ऑफ कैंसिलेशन काम करेगा, लॉ ऑफ कैंसिलेशन काम करेगा। यहाँ पे आपका लॉ ऑफ कैंसिलेशन काम करेगा। तो जहां काम नहीं करेगा वो एग्जांपल दे दो। जहां काम नहीं करेगा वो है आपका z गुणा, z गुणा में काम नहीं करेगा, r गुणा में काम नहीं करेगा, इन पर काम नहीं करेगा, लॉ ऑफ कैंसिलेशन नहीं लगेगा। इनमें लॉ ऑफ कैंसिलेशन नहीं लगेगा क्योंकि ये ग्रुप नहीं बनाते। अच्छा ये n+ ग्रुप नहीं है, ठीक है, ये ग्रुप नहीं है, इसको हटा दो, ये पहले वाला ग्रुप नहीं है। इन पे आपका लॉ ऑफ कैंसिलेशन नहीं लगेगा क्योंकि इन लोगों के पास, हाँ वो हटा दिया मैंने n+ वाला, तो ये है, इनमें लॉ ऑफ कैंसिलेशन काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे ग्रुप नहीं बनते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे इतना याद रखिएगा, जिनकी गारंटी ये कह रहा है कि जो ग्रुप बनेगा उस पे ये नियम काम करेगा ही करेगा। कोई अगर ग्रुप नहीं है तो उस पर कोई गारंटी नहीं ली जा सकती, हो सकता है कभी काम करे, हो सकता है कभी काम ना करे, उसकी गारंटी नहीं है। ये गारंटी की जो बात है, ग्रुप जो थ्योरम होती है वो उस एक पर्टिकुलर जगह की गारंटी लेती है कि जो मैं बता रहा हूँ वहां पर मेरी बात हमेशा सत्य है। जहां जो जगह मैं बता रहा हूँ, जैसे पाइथागोरस पर में वो कह रही यहाँ समकोण त्रिभुज पे ये बात हमेशा सत्य है, तो जब भी समकोण त्रिभुज होगा वो बात 100% सत्य होगी। तो ये जो न्यूटन का नियम है, अगर ग्रुप हुआ, अगर ग्रुप हुआ तो आप कट कर सकते हैं, बेखौफ होके कट करिएगा। अगर वो ग्रुप है तो आराम से कट्टा मारिएगा, कोई आपको नहीं रोकेगा, हमेशा सत्य होगा। ठीक है। अगला, अगली थ्योरम कहती है कि यदि किसी ग्रुप के अंदर ए बी, फिर से कोई भी ग्रुप आया तो हर ग्रुप की बात हो रही है, अगर ए और बी कोई ग्रुप के अवयव हैं, ए और बी अगर कोई ग्रुप के अवयव हैं और ए जो है वो किसी एक्स के साथ संक्रिया करके, एक्स अज्ञात है, एक्स अज्ञात है, एक्स अज्ञात है, ए और बी कोई भी अवयव हो सकते हैं जी के, वो एक्स के साथ संक्रिया करते हैं और बी बनाते हैं। ए और एक्स ने, यहाँ पे ए गुणा बी नहीं है, यहाँ ए संक्रिया एक्स, ए ने एक्स के साथ संक्रिया की और बी बनाया, ए ने एक्स के साथ संक्रिया की और बी बनाया,
और y ने a के साथ संक्रिया की और b बनाया। तो ये जो समीकरण बनी है इसमें x अज्ञात है, इसमें y अज्ञात है। तो अगर ये ग्रुप है तो इन दोनों के सॉल्यूशन मतलब x का मान और y का मान ग्रुप के अंदर ही आएगा। x का मान और y का मान ग्रुप के अंदर ही आएगा। जो x y का मान निकलेगा वो ग्रुप के अंदर का ही कोई अवयव होगा। ग्रुप के अंदर का ही कोई अवयव होगा। अगर a और b ग्रुप के अवयव हैं तो फिर ये जो x और y हैं जो सॉल्यूशन है इस समीकरण के वो भी ग्रुप के ही कोई ना कोई अवयव होंगे। ये थ्योरम कहती है। तो देख सकते हो इफ ए एंड बी आर टू एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी के कोई दो अवयव हैं ए और बी, तो इक्वेशन ए एक्स बराबर बी, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों हैव यूनिक सॉल्यूशन इन जी। तो इन दोनों के जो सॉल्यूशन है मतलब जो एक्स और वाई का मान है वो यहां होगा, वो यहां होगा, इसी में होगा। हाँ, वो नहीं कह सकते कि एक्स बराबर वाई है क्योंकि क्रम विनिमेयता है या नहीं है, क्रम विनिमेयता है या नहीं। देखो थोड़ा जल्दबाजी मत करो इस मामले में, ग्रुप थ्योरी में इतनी जल्दबाजी करी ठीक हो नहीं, मामलो बिगाड़ देगा थे। ग्रुप थ्योरी के मायने क्रम विनिमेयता बता दी थोड़ी, बिना क्रम विनिमेयता बताया वो पागल थोड़ी है जो ए एक्स और वाई ए लिख रही है। क्रम विनिमेयता जब तक ना दे तो बदलने का अधिकार किसने दे दिया आपको, आगे पीछे करने का अधिकार किसने दे दिया कि भाई ठीक है मन मर्जी कौन चाल है ना। रिया कोनी की वाई है मन सोनो कौन लाग्यो तो मैंने ए वाई बना दियो, ए वाई बराबर बी, अब ठीक लाग रहे। फिर वो आपने ए एक्स हो ही गयो, वो ए एक्स बराबर बी हो गयो, दोनों बी के बराबर है, ए एक्स बराबर ए वाई कर दिया। फिर आप निश्चय को नियम लगा काट दिया, एक्स बराबर वाई कर दिया, है ना। तो यहाँ अति चालक होनी है अपनी। पहली बात तो वाई ए ने ए वाई क्या लिखो के पेटे लिखो, कौन सो अधिकार है कि थे ए वाई ने ए वाई लिख दियो। वो ताम्र पत्र दिखाओ जो धारकन है राष्ट्रपति द्वारा साइन करेडो, झट से थे वाई ए वाई लिख सको के आधार पर, कौन सा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का आधार पर थे वाई ए वाई लिख लियो। वाई ए वाई लिखना को अधिकार अपने कट्ठू मिल लियो, है ना। गांधी जी को साइन करेडो कोई कागज है थार कने है, सुभाष चंद्र बोस को क्यों देड़ो है कि भाई वो लगा दीजिए कट्ठे भी और तो आगे पीछे कर सके, क्योंकि इतना अधिकार है वो कागज लगाणु है, एक फोटो कॉपी लगा दीजिए झटा मनावे वाई है ना ए वाई बना दीजिए। समझ रहे हो बात में। तो ये हम वो राजस्थानी है तो जो राजस्थान वाले हैं उनको समझ में आ गई होगी, अपनी हमारी लोकल भाषा है ना। थोड़ी सी कोई बात नहीं आ जाएगी समझ में, इतनी कोई मुश्किल नहीं है ये। तो समझो बात को कि वाई ए को आप ए वाई नहीं लिख सकते, तब तक नहीं लिख सकते जब तक क्रम विनिमेयता आपके पास ना हो। जब तक आपके पास क्रम विनिमेयता ना, मेरी भाषा है अपनी वो तो ऑब्वियसली बात है बाकी सब भाषाओं से ज्यादा अच्छी होगी। तो ये जो ए वाई वाई ए है उसको आप ए वाई नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि क्रम विनिमेयता नहीं है। यहाँ पे आपको हर चीज करने से पहले वो अधिकार क्षेत्र में देखना पड़ेगा कि क्या वो आपके अधिकार क्षेत्र में है या नहीं है। तो जवाब है वो नहीं है, और वो नहीं है तो नहीं है। हाँ, ये कह सकते हो कि ये रहा बी और ये रहा, ये भी बी के बराबर है, ये भी बी के बराबर है, तो ये हो गया आपका ए एक्स, ये हो गया आपका वाई ए। अब आपका निल्सन का नियम नहीं लगेगा। निल्सन का नियम क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि निल्सन के नियम दो ही है, निल्सन के दो ही नियम है, या तो लेफ्ट वाला है या राइट वाला है। या तो आप लेफ्ट वाले काट सकते हो, तो ए एक के तो ए जो है वो एक के तो लेफ्ट में है, एक के राइट में है, तो अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा। क्योंकि हमारे जो रूल है वो दो ही रूल है कि या तो ए जो हो वो लेफ्ट में हो तो दोनों के लेफ्ट लेफ्ट काट दो, या दोनों के राइट राइट काट दो। अब ए के तो ए जो है वो लेफ्ट में बैठा है, एक के ए राइट में बैठा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ए नहीं कट सकता। क्यों नहीं कट सकता? क्योंकि आपके पास ऐसा कोई रूल ही नहीं है। आपका जो रूल है वो है लेफ्ट का रूल है। ठीक है ना। ये तो लेफ्ट में हो तब वो कटे, दोनों लेफ्ट में होते तो कटते। हमारे रूल देखो, रूल ना भूलो। ये रे क्या था इसमें देखो, ए लेफ्ट लेफ्ट, या तो ए जो है जो कटने वाला हो वो दोनों के ही लेफ्ट में हो या फिर दोनों के ही राइट में हो।
क्योंकि दो ही नियम है, लेफ्ट कैंसिलेशन मतलब दोनों के ही लेफ्ट में सेम है, कट मार दो, दोनों के ही राइट सेम में कट मार दो। लेकिन एक का लेफ्ट और एक का राइट, फिर कोई भी रूल नहीं है जो कट कर सके। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले रूल्स को, तभी तो कह रहा हूँ, रूल्स को पहले ढंग से यूज करो, पढ़ो पहले, तो आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो ये दो अलग अलग समीकरण है, ये अलग है, ये अलग है। तो इसलिए इन दोनों समीकरणों से जो अलग अलग आंसर आएंगे, यार एक तो चीज ये समझो, पहले एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझो, ये कोई गुणा नहीं है, बार बार समझा रहा हूं, ये गुणा नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है, ये मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। ए संक्रिया बी बराबर ये भी हो सकती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2a² बी बट्टा ए प्लस बी प्लस अंडर रूट a² प्लस बी प्लस ए बटा बी प्लस बी बटा ए संक्रिया बी ये भी हो सकती है, ए संक्रिया भी इतनों बड्डो भी हो सके, यूं भी बड्डो हो सके। ये छोटा देख रही हैं, मत समझो कि बाहर काट गए रिश्या, मतलब छोटा देख रही हैं, सोचो कि ये संक्रिया एक्स लिखा हुआ है अभी, तो ये भी है, और ये तो मैंने छोटा बनाया है, हो सकता है इससे बड़ी अभी हो, इससे बड़ी संक्रिया भी हो। संक्रिया क्या समझ, जोड़वा की गुणा भाग, ये संक्रिया बस इतनी है ना। संक्रिया का मतलब है कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी हो सकता है, और वो कैसे भी सॉल्व हो सकते हैं। पूरी की पूरी बड़ी से बड़ी 3 पेज की समीकरण भी संक्रिया ही कहलाती है। जो ए और बी लेके आपको कुछ दे रही है वो संक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे आप बात किसी गुणा जोड़ बाकी की नहीं कर रहे हो, आप सबकी बात कर रहे हो, सबकी। अब बताओ कौन सा ए काटोगे। हाँ, ग्रुप थ्योरी को हल्के में ना ले, ये बेचारा छोटा छोटा देख कर सारे अमन चल है ना, ये छोटा छोटा देख कर अमन चल है, काट दिया, एक तो जरका ही दिया। तो समझो बात ने, ये इतना, ये दिख के ना इतना सा लग रहा है कि हाँ ए एक्स तो है, अभी काट देते। तो ये समझो ये ए एक्स है बहुत बड़ा है, ये कितना भी हो सकता है। ए बी की संक्रिया हो रही है, वो सिर्फ जोड़, संक्रियाओं में जोड़ बाकी गुणा भाग आते हैं, संक्रियाओं में जोड़ बाकी गुणा भाग आते हैं, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ जोड़ बाकी गुणा भाग ही आते हैं, और कुछ नहीं आता, बहुत कुछ आ सकता है। तो ये छोटा मत देखो आने, अन्य सोचो छोटा सा है, काट दो, परेशान कर रहे हैं, है ना। ये छोटा छोटा को नहीं, बहुत बड़ा बड़ा भी हो सके, तो इसलिए ध्यान, इसलिए जब तक कुछ नहीं दिया जाए छेड़ो मत, है ना, जब तक पता नहीं हो तब तक छेड़ो मत, बस जैसे चल रहा है। कोई रूल है आपके पास तो लगाओ, और वो भी बताओ, लगाओ मत, पहले बताओ कि क्या ये रूल हम यूज कर सकते हैं, अगर हाँ तो फिर ठीक है, नहीं तो नहीं। ठीक है, आगे। हाँ, सोच समझ के, ग्रुप थ्योरी के अंदर बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है, क्योंकि ग्रुप थ्योरी की व्यापकता बड़ी है, व्यापकता बड़ी है। यहाँ पे आप जो कर रहे हैं, आप सोचो क्या कर रहे हैं, आप लोग ये कर रहे हैं, आप जो रिजल्ट बनाने जा रहे हैं वो हर संक्रिया के लिए सही है, हर संक्रिया के लिए सही है। जो आज आप बनाने जाएंगे, आप ग्रुप थ्योरी में जो बना रहे हैं, गौर करो, आपको लग रहा होगा कि ये कोई एक थ्योरम है, समझ रही हो, ये इसकी व्यापकता देखो। अभी तक आपको ये पता है ग्रुप में कौन है, ग्रुप में कौन है आपको पता है, इसकी व्यापकता समझो। आपको लग रहा होगा कि मामूली चीज है, व्यापकता समझो, ग्रुप में बताओ कौन है, ये पर में किसकी चल रही है, कौन है ग्रुप में, कौन है ग्रुप में, पता नहीं, चलो ठीक है। संक्रिया, बोला पता नहीं। ग्रुप में कितने अवयव हैं, पता नहीं। अनंत है या परिमित है, पता नहीं। संक्रिया, पता नहीं। अवयव कौन है, पता नहीं। अवयव कितने हैं, पता नहीं। संक्रिया, पता नहीं। फिर क्या पता है, बोले 4 बातें पता है, कि जो भी अवयव है वो संवर्त है, जो भी अवयव है वो साचर्य है, जो भी अवयव है वो उनमें तत्समक है, जो भी अवयव है उनमें प्रतिलोम है। इतनी सी बात, कोई अवयव नहीं पता, कोई संक्रिया नहीं पता, सिर्फ 4 गुण पता है, और उसके आधार पे हम बता रहे हैं कि जब आप तत्समक निकालोगे तो इकलौता ही निकलेगा, इकलौता ही निकलेगा। व्यापकता समझो,
व्यापकता समझो, कितनी बड़ी व्यापकता है इस थ्योरम के अंदर कि आपसे कुछ भी, यानी आप जो चाहे ग्रुप बना लो, जो चाहे जैसा चाहे बना लो, और आज के 1000 साल बाद अपने सुपर से सुपर कंप्यूटर लगा के ग्रुप बना लेना, उसके 2 तत्समक नहीं निकाल पाओगे। जो चाहे ग्रुप बना ले। आने वाले टाइम में, आज तो रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यूर, यही सब होते होंगे, है ना। आने वाले समय की बात करते हैं, आने वाले समय में 100 साल बाद में लोग और नए समुच्चय खोज लेंगे और नई चीजें खोज लेंगे, लेकिन गारंटी लेता हूं, जो चाहे खोज लेना, अगर ग्रुप बनेगा तो तत्समक एक ही होगा। लिख लो, अगर ग्रुप बनेगा तो तत्समक एक ही होगा। चाहे आप जिसका भी ग्रुप बना लेना, जिसका भी, गधों का, घोड़ों का, बकरियों का, जिसका भी ग्रुप बना लो, या कोई और एलियन आके अपना ग्रुप बना ले, तत्समक एक ही होगा। तत्समक एक ही होगा। मजाला गलत हो जाए, पावर देखो। जिस चीज तक हम खुद नहीं जानते कि आने वाले समय में समुच्चय कैसे कैसे बनेंगे, लेकिन हमने फिर भी एक गारंटी ले ली कि तत्समक इकलौता ही मिलेगा। ट्राई कर लेना। मानव सभ्यता में बड़ी से बड़ी सभ्यता भी आ जाए, स्वयं ईश्वर भी आ जाए, और वो ग्रुप बनाए, तो तत्समक एक ही बनेगा। लॉजिक की पावर देखी कितना कमाल है। जब तक ग्रुप रहेगा, तत्समक इकलौता ही रहेगा। या तो अगर आप कहो कि सर 2 तत्समक है, इसका मतलब ग्रुप नहीं है। अगर कहो 2 तत्समक है, ग्रुप नहीं है। ग्रुप है तो एक तत्समक है। 2 हो ही नहीं सकते, कोई नहीं बना सकता। अब इसको, इस बात को कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता। पता कारण क्या है? कारण है रीजन। रीजन इतने पावरफुल होते हैं, रीजन इतनी शानदार। आज मैथ्स इतनी बड़ी क्यों है? हम चांद पे जा रहे हैं, अब कहाँ, पृथ्वी पर बैठे बैठे हम मंगल पे यान भेज रहे हैं। मामूली बात है, मामूली बात है। हम यहाँ से बैठे बैठे किस चीज पे दाव खेल रहे हैं हम? कौन सी चीज है जिसपे दाव खेलते हैं? गणित के ऊपर, क्योंकि हमें पता है ये धोखा नहीं देती, ये धोखा नहीं देती, परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, ये धोखा नहीं देती। तभी तो देखो, सोचो, पृथ्वी पर बैठे बैठे हम मंगल ग्रह पे यान भेज देते हैं, भेज ही रहे हैं, और वो चला भी जा रहा है, पूरा नाप तोल रहता है। और अगर हम, कोई गलती होती है ना, पता है, गणित की गलती नहीं होती, गणित कभी गलत नहीं होती, गलत होते हैं हम। या तो हमारी एजुकेशन गलत है, या मानवीय गलतियां हो रही है। गणित गलत नहीं है। या तो गणित को समझने में हमसे गलतियां हुई है, यानी हमारी शिक्षा गलत है, या फिर दूसरी मानवीय गलतियां हैं। गणित गलत नहीं हुई। अगर मान लो आज कोई चांद पे जाके, कोई मान लो हमारा कोई यान था, वो वहां जाके खराब हो गया, या ब्रस्ट कर गया, जल गया, तो पता क्या आता है? कोई ये नहीं कह सकता गणित गलत थी, नहीं, क्योंकि उसे पता है ये कभी गलत हो ही नहीं सकते, कभी गलत नहीं हो सकते। हम गलत हो सकते हैं, इसको समझने में कमी छोड़ दी होगी, या फिर कोई मानवीय गलती कर दी होगी, जिससे ये सब हुआ। ये है ग्रुप की ताकत। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फादर ऑफ मैथमेटिक्स कोई नहीं हो सकता। ये कोई ऐसे नहीं होता कि कोई एक आदमी बैठा, रात को सोया, सुबह उठा, उसको मैथ्स दिख गई और उसने फटाफट लिख दी, और आने वाली जनरेशन को कहा कि ये किताब पढ़ लेना, बस इससे गणित आ जाएगी। हमने समय समय पे छोटा छोटा योगदान दिया है, जिससे जुड़ा है। कोई कहे कि फादर ऑफ भारत कौन है, तो फादर ऑफ भारत कोई नहीं है, क्योंकि फादर ऑफ भारत कोई एक आदमी नहीं, कि एक आदमी आया, उसके बच्चे हुए, फिर उसके बच्चे हुए, फिर उसके बच्चे हुए, और पूरा भारत बन गया, है ना। फादर ऑफ ने, कोई कहे फादर ऑफ इंडिया कौन है, तो फादर ऑफ इंडिया कोई नहीं है। सिंबॉलिक में आप किसी को नाम दे दो, वो अलग बात है, लेकिन फादर ऑफ नेशन का मतलब क्या हुआ? कि एक पिता है, वो आया, अपने बच्चों को लेके आया, फिर उनके बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए, और पूरा भारत बन गया। तो फादर ऑफ नेशन, वैसे फादर ऑफ मैथमेटिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे नहीं कि एक जना आया, उसको अचानक ही ऊपर से ज्ञान आया और उसने किताब लिख दी और कहा ये ले जाओ, ये रही गणित, इसको पढ़ लेना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हर ने अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा ऐड किया, चलता चला गया, और विकास होता चला गया। और
जो चीजें थी, जैसे फिजिक्स है तो फादर ऑफ फिजिक्स नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फिजिक्स तो हमेशा से थी, हमने बाद में जाना है, हमने बाद में जाना है, चीजें नीचे ही गिरती थी। अब वो कहेंगे फादर ऑफ ग्रेविटेशन, फादर ऑफ ग्रेविटेशन सिंबॉलिक आप किसी को नाम दे सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि न्यूटन से पहले सेम ऊपर जा रहा था। बस न्यूटन ने पहली बार कोशिश की कि सेम नीचे आए, उससे पहले तो अपने आप ही सब हवा में उड़ रहे थे, लोग भी हवा में उड़ रहे थे। बस पहली बार सेम नीचे गिरा और न्यूटन ने कहा नहीं, अब से नीचे गिरेगा, मैं लॉ दे रहा हूं, ध्यान रखना नीचे गिरना है। ठीक है ना? तो फिजिक्स तो हमेशा से ही थी, हमने बाद में जाना है, हमने बाद में जाना है। और सबका कलेक्टिव वर्क है, कोई ने थोड़ा किया फिर उसके ऊपर, है ना, एक वर्ड आता है शोल्डर ऑफ ए जाइंट। शोल्डर ऑफ ए जाइंट का मतलब होता है कि पहले किसी ने थोड़ा खोजा, फिर उसने वो नहीं खोजा जो उसने खोजा, फिर उसी खोज के ऊपर कोई दूसरा के थोड़ा सा और खोज गया, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा और खोज गया, फिर उसके ऊपर थोड़ा और खोज गया। तो आज मान लीजिए मैं कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करता हूं, तो मैंने गणित नहीं बनाई है, मैंने तो अब तक जितनी गणित अवेलेबल थी उस गणित को पढ़ के उसमें थोड़ा सा और ऐड कर दिया। तो मैं कहाँ खड़ा हूं? उस जाइंट के शोल्डर के ऊपर खड़ा हूं, और वहां से मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया। तो यही कहलाता है, ये हमारी मानव सभ्यता का पूरा कर्म है कि लगातार लोग ज्ञान इकट्ठा करते गए, उस ज्ञान पे और ज्ञान इकट्ठा आया, और ज्ञान हुआ, और वो लगातार प्रक्रिया चलती चलेगी। आज कोई भी कुछ नया बना रहा है तो उस जो ज्ञान पहले से अवेलेबल है उसी ज्ञान से कुछ और नया बना रहा है, और ये लगातार चल रहा है। तो हम जो है वो खड़े हैं शोल्डर ऑफ ए जाइंट। हर फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे और है, सबने ज्ञान, हमारी हजारों पीढ़ियों ने वो ज्ञान इकट्ठा किया था, और अब उस ज्ञान को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, और हमारे आने वाली पीढ़ियां उसको और आगे बढ़ाएगी, हमारे आने वाली पीढ़ियां और उसको आगे बढ़ाएगी। ठीक है? अब ये क्या कहता है, प्रत्येक ग्रुप, फिर से ठीक है, चलो बढ़िया बात है, ग्रुप की बात ही हो रही है। प्रत्येक ग्रुप में तत्सम की कोटि एक होती है, तत्सम की कोटि एक होती है, यानी ऑर्डर ऑफ ई जो है वो एक होता है। और केवल तत्समक ही है जो एक कोटि का अवयव होता है। अगर किसी की कोटि एक है तो वह तत्समक है। तत्सम की कोटि एक होती है, और अगर कोई अवयव ए है मान लो, और उसकी कोटि एक है, तो समझ जाओ कि वो तत्समक है। तत्समक के अलावा किसी की भी कोटि एक नहीं होती है। तत्समक के अलावा, तत्समक के अलावा किसी की भी कोटि एक नहीं होती है, सिर्फ तत्समक की कोटि एक होती है। यानी पूरे ग्रुप में आप जाएंगे, और ग्रुप एक से कोटि एक से कम होती नहीं है, कोटि एक होती है या एक से ऊपर होती है। एक होती है, एक से ऊपर होती है, क्योंकि हमने कहा था धनात्मक पूर्णांक होती है, कोटि धनात्मक पूर्णांक होती है। धनात्मक पूर्णांक में क्या क्या आता है? 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब हुआ कि ग्रुप में जो बाकी अवयव हैं उनकी कोटि एक से ऊपर होगी, क्योंकि एक कोटि तो सिर्फ तत्समक, क्योंकि थ्योरम ने कह दी है, थ्योरम ने दावा ठोक दी है, थ्योरम ने कह दिया कि तत्समक की ही कोटि एक होती है। अब हम अगर पहली वाली थ्योरम और इस थ्योरम को मिला दें, ग्रुप में एक ही तत्समक होता है, एक ही तत्समक होता है, तत्समक की ही कोटि एक होती है, किसी और की एक हो नहीं सकती। तो इसका मतलब है कि बाकी जितने भी अवयव बचे हैं, बाकी जितने भी अवयव बचे हैं, सबकी कोटि कम से कम दो होगी या दो से ज्यादा होगी, क्योंकि एक कोटि का एक अवयव है, वो है ई, वो तो हो गया। तो जो तत्समक के अलावा जो अवयव बचे हैं उनकी कोटि या तो दो होगी या दो से ज्यादा होगी। बात समझ रहे? इससे हमें क्या नतीजा मिला? ये वाला, कि अगर ए जो है ग्रुप का अवयव है जो कि ई नहीं है, ए ग्रुप का कोई अवयव है जो कि ई नहीं है, ए ग्रुप का कोई अवयव है जो ई के अलावा है, तो हम ये पक्का बता सकते हैं कि ए की कोटि दो या दो से बड़ी है, दो या दो से बड़ी है। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते क्योंकि वो तो अभी निकालने का विषय है कि कितना होगा, लेकिन इतना बता सकते हैं कि अगर वो तत्समक नहीं है, अगर वो तत्समक नहीं है, तो फिर इसकी कोटि एक तो नहीं हो सकती, क्योंकि एक कोटि पे ऊपर सिर्फ एक ही जने का दावा है, वो है ई। ई के अलावा किसी भी अवयव की कोटि एक नहीं हो सकती। तो इसका मतलब कोई अवयव का तत्समक नहीं है, एक से कम होती नहीं है कोटि, एक से कम कोटि होती नहीं है, और एक कोटि सिर्फ तत्समक की होती है। तो फिर इसका मतलब बाकी बचे सब अवयव की कोटि या तो दो है या दो से ज्यादा है, फिर कोई की भी कोटि नहीं होती। ये बात क्लियर होगी? ठीक है, चलो अगली थ्योरम की तरफ। अगली थ्योरम कहती है किसी ग्रुप, यानी ये भी सारे ग्रुप के लिए लागू है,
किसी ग्रुप में किसी अवयव ए की कोटि अगर n है, ए की कोटि अगर n है, ए की कोटि अगर n है और ए की पावर m करने पर e आ रहा है, याद रखो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ए की पावर m करने पर e आ रहा है, इसका मतलब m n का गुणज है, यानी n के पहाड़े में कभी ना कभी m आएगा, ठीक है ना। m जो है वो n के पहाड़े में कभी ना कभी आएगा, जैसे n एकम n, n दूनी 2n, n तिया 3n, n चौके 4n, तो n के पहाड़े में कभी ना कभी m आएगा। ये बात आपको याद होगा कि ये मैंने सुबह ही आपको बताया था। अगर किसी अवयव की कोटि 4 हो गई है, किसी अवयव की कोटि 4 हो गई है, इसका मतलब है 4 से पहले वो कभी ई नहीं आ सकता, 4 से पहले वो कभी ई नहीं आ सकता, क्योंकि कोटि जो होती है वो सबसे न्यूनतम पावर होती है जिसपे ई आता है। तो अगर ए की पावर 4 पे ई आया है तो इसका मतलब है ए की पावर 4 पे ई आया है, इसका मतलब है ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3 पे ई नहीं आएगा, वो ए की पावर 4 पे आएगा। अगर ए की पावर 4 पे एक बार आ गया तो फिर अगली बार ए की पावर 8, उससे अगली बार ए की पावर 12, फिर ए की पावर 16, जो 4 का गुणज है, अगर जो कोटि है उसके गुणज पे ही ई आता जाएगा, फिर उन्हीं पे ही आएगा, उससे बीच में क्यों नहीं आता, वो भी थोड़ा समझ लो। कि मान लो ए की कोटि 4 है, ए की कोटि 4 है, इसका मतलब हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि ए ई नहीं है, ए स्क्वायर भी ई नहीं है, ए क्यूब भी ई नहीं है, क्योंकि कोटि 4 होने का सीधा मतलब ये है, कोटि 4 होने का मतलब ये है कि 4 से पहले कभी ई नहीं आया, 4 से पहले कभी ई नहीं आया, पहली बार 4 पे ही आया, तो 4 पे ई आया। अब देखो 5 पे ई क्यों नहीं आया, 5 पे ट्राई करते हैं। अब देखना 5 पे, 5 का मतलब हुआ 4 संक्रिया ए, गुणा नहीं है, गुणा तो याद ही मत रखना, भूल के भी गुणा मत रखना, संक्रिया संक्रिया संक्रिया, गुणा तो भूल ही जाओगे, यहाँ गुणा है, शपथ ही खा लोगे गुणा है। ए की पावर 4 संक्रिया ए की पावर 4 तो ई के बराबर है, ये ई आ गया, ई इंटू ए हो गया, है ना, हो गया। ई की ए के साथ संक्रिया करोगे, हमारी परिभाषा कहती है कि ए की पावर 4 ई के बराबर है, वो ई लिख दिया, ई संक्रिया ए, ई किसी के साथ भी संक्रिया करे फर्क नहीं डालता, क्योंकि ई तत्समक है, तत्समक किसी को प्रभावित नहीं करता, ए आ गया। और ए हम पहले ही कह चुके, ए ई के बराबर नहीं है, इसका मतलब ए की पावर 5 ई के बराबर नहीं होगा, ए की पावर 5 ई के बराबर नहीं होगा। फिर ए की पावर 6 पे आ जाओ, ए की पावर 6 हो गया, ए की पावर 4 संक्रिया ए की पावर 2, ए की पावर 4 संक्रिया ए की पावर 2, ए की पावर 4 ई हो गया, ई के साथ किसी की भी संक्रिया करा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए स्क्वायर ई के बराबर है नहीं, ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू ई, इसका मतलब ए की पावर 6 भी ई नहीं आया। ए की पावर 7 के साथ भी सेम प्रॉब्लम आएगी, ए की पावर 7 को आप लोगे ए की पावर 4 संक्रिया ए की पावर 3, ए की पावर 4 ई हो गया संक्रिया ए की पावर 3, ई के साथ किसी को नुकसान नहीं होता, ए की पावर 3 आ गया, ए की पावर 3 ई के बराबर नहीं है, यानी ए की पावर 7 भी ई नहीं आया। अब ए की पावर 8 पे ही आ जाएगा, देखो ए की पावर 8, ए की पावर 8 हुआ, ए की पावर 4 संक्रिया ए की पावर 4, जो कि आ गया ई संक्रिया ई, ये आपका ई आ गया। तो समझे, संक्रिया के गुणज पे ही ये आ सकता है, जो आपकी कोटि है उसके गुणज पे ही ई आ सकता है, उसके बीच में ई फिर नहीं आ सकता। मतलब अगर 4 पावर पे ई आया तो अगला ई आपको 8 पे मिलेगा, उससे अगला आपको 12 पे ही मिलेगा, उससे अगला आपको 16 पे ही मिलेगा, उससे अगला आपको 20 पे ही मिलेगा, उस वो जो कोटि है उसके पहाड़े पे ही ई मिलेगा, फिर आपको बीच में नहीं मिल सकता। आप चाहो तो 8 के बाद में दोबारा दोहरा सकते हो 9 के लिए, फिर ई नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, ए की पावर 9 पे ई क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ए की पावर 9 का मतलब है ए की पावर 4, ए की पावर 4 ए की पावर 4, ए की पावर 4 ए की पावर 4 ई, ए की पावर 4 ई और ए आ गया, ई के साथ किसी की भी संक्रिया करा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए आ गया। ए की पावर 9 किसके बराबर है, ए के बराबर है, और ए ई के बराबर नहीं है, इसका मतलब ए की पावर 9 ई के बराबर नहीं है। फिर ए की पावर 10 भी ऐसे आ जाएगा, ए की पावर 10 भी ई के बराबर नहीं है, ई की पावर 11 भी ई के बराबर नहीं है, ए की पावर 12, ए की पावर 4, ए की पावर 4, ए की पावर 4, ई ई ई ई बन गया, तो ए की पावर 12 ई आ गया। तो 4 पे ही अब ये हर बार 4 पे ही ई बनाएंगे, तो क्लियर हुआ।
तो ये प्रमेय यही कहना चाहती है कि अगर ए की कोटि n है और कभी ए की पावर m पे e आ जाए, कभी ए की पावर m पे e आ जाए, तो समझ जाना कि m n का गुणज है। जो कोटि है उसके पहाड़े में कहीं ना कहीं m आता है, कोई भी नंबर पे आए आता है ना। जैसे ए की कोटि अगर 4 है और मैं ए की पावर m करूं और e आ जाए, तो समझ जाओ कि m जो है वो कभी ना कभी 4 के पहाड़े में कहीं ना कहीं तो आएगा। 4 का गुणज है, मतलब 4 का पहाड़े में कहीं ना कहीं आएगा, क्योंकि 4 के पहाड़े में नहीं आता तो e नहीं आ सकता था। तो सेम यही थ्योरम कहना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन। एक थ्योरम खा गए क्या? एक थ्योरम तो खा गए यार। कौन सी खा गए? ये पहले रखो, इसको नीचे करते हैं। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये बीच में एक छूट गई थी, इस पे आ जाओ। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, ये बीच में छूट गई। हाँ, ये बीच में से हट गई। ये थ्योरम जो है ये कहती है कि अगर परिमित ग्रुप है, तो देखो इस बार याद रखना, ये छोटी छोटी बातें जो है ना ये बहुत याद रखनी पड़ेगी, वरना क्या होगा, जैसे मैंने बताया आपको, ये तो पता होगा कि सत्य है, क्या सत्य है, लेकिन ये पता नहीं कि सत्य है कहां पर। इतना तो पता है कि ये सत्य है, लेकिन ये नहीं पता कि सत्य है कहाँ। तो ये याद रखना, परिमित ग्रुप की बात हो रही है। और वैसे भी आप इतना समझ सकते हैं कि जब कोटि की बात हो, जब ग्रुप की कोटि की बात, तो ग्रुप की कोटि हमेशा परिमित ग्रुप की होती है। ग्रुप की कोटि हमेशा परिमित ग्रुप की होती है, अपरिमित ग्रुप की कोटि होती नहीं है, क्योंकि अपरिमित ग्रुप में अनंत अवयव होते हैं, अनंत अवयव होते हैं तो उसकी कोटि होती नहीं है। तो ये परिमित ग्रुप ही रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप की कोटि की बात हो रही है। ये देखो, ग्रुप की कोटि की चर्चा हो रही है, और ग्रुप की कोटि की चर्चा केवल परिमित ग्रुप में होती है। क्वेश्चन ये कहता है कि परिमित ग्रुप में, अगर कोई परिमित ग्रुप है, तो उसमें किसी भी अवयव की कोटि कभी भी ग्रुप की कोटि से बड़ी नहीं होती है। किसी भी अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि से बड़ी नहीं होती है, या तो बराबर हो सकती है या छोटी हो सकती है, या तो बराबर हो सकती है या छोटी हो सकती है, लेकिन बड़ी नहीं हो सकती, बड़ी नहीं हो सकती। यानी ऑर्डर ऑफ ए का, ए कोई भी अवयव हो सकता है, ऑल के लिए क्या हुआ है, देखो ऑल के लिए, ऑल ए बिलोंग्स टू जी, प्रत्येक अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि से छोटी या बराबर हो सकती है, यानी बड़ी नहीं हो सकती। यानी अगर आपका ग्रुप 5 अवयवों का है, अगर आपका ग्रुप 5 अवयवों का है, तो आपके किसी भी अवयव की कोटि 5 से ज्यादा नहीं हो सकती। किसी भी अवयव की कोटि 5 से ज्यादा नहीं हो सकती। पहली बात तो एक याद रखिएगा, परिमित ग्रुप में हर अवयव की कोटि होती है, अपरिमित ग्रुप में दिक्कत आती है। अपरिमित ग्रुप में कई अवयव की कोटि होती है, कईयों की नहीं होती। अपरिमित ग्रुप में,
अपरिमित ग्रुप में अवयवों की कोटि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन परिमित ग्रुप में हर अवयव की कोटि होती है। नंबर 1, परिमित ग्रुप में, परिमित ग्रुप कौन, जिसमें निश्चित अवयव होते हैं, परिमित ग्रुप में प्रत्येक अवयव की कोटि होती है तथा वो ग्रुप की कोटि से छोटी या बराबर होती है। ग्रुप की कोटि से छोटी या बराबर होती है। अच्छा, इतनी बात नहीं है, एक और कमाल की बात है जो यहाँ पे मिस होगी, थ्योरम ने नहीं बताया, वो और है एक, कि अवयव की कोटि, किसी भी अवयव की कोटि हमेशा विभाजित करती है ग्रुप की कोटि को। ऐसा के लिए आपको फिर पढ़ना पड़ेगा, आप जाके उसका डेरिवेशन पढ़िए, डेरिवेशन पढ़िए, वहां सारी बातें समझ में आ जाएगी। किसी अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि को विभाजित करती है, यानी किसी भी अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि को विभाजित करती है, यानी अवयव की कोटि ऐसी हो ही नहीं सकती जो ग्रुप का गुणनखंड ना हो, ग्रुप की कोटि का गुणनखंड ना हो। अभी आप लोगों ने एक कमाल की चीज देखेंगे जो हमने पहले सुबह कई में प्रूफ किया था ना, आपने कोटियां अगर देखी उनकी, जो हमारे ग्रुप थे और उनकी जिनकी कोटियां हमने निकाली थी, कौन सी थी, यही निकाली थी क्या? ये क्वेश्चन हमने किए थे, ये रही थी, ये थी कोटि, हाँ ये कोटियां निकाली थी। गौर करो, किसी भी अवयव की कोटि, गौर करो, पहले तो ग्रुप की कोटि याद करो, ग्रुप की कोटि कितनी, 4, 4 है ना, ग्रुप की कोटि 4 है ना, 4 है, सारे अवयवों की कोटियां हैं, सबकी कोटियां हैं, सबकी कोटियां देखो, एक, 4 में 1 का भाग जाता है, 4 में 4 का भाग जाता है, 4 में 2 का भाग जाता है, 4 में 4 का भाग जाता है, यानी प्रत्येक अवयव की कोटि ऐसी ही संख्या आएगी जो ग्रुप की कोटि को विभाजित करती हो। किसी की कोटि 3 नहीं आ सकती, यहाँ पे किसी की कोटि 3 नहीं आ सकती, क्यों? क्योंकि 4 को 3 विभाजित नहीं कर सकता। तो कोटियां, अवयवों की कोटियां, कितने भी अवयव आपके क्यों ना हो, उन अवयवों की कोटियां ऐसा नंबर ही होगा जो ग्रुप की कोटि को विभाजित करता हो, जो ग्रुप की कोटि को विभाजित करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ग्रुप जो है वो 6 कोटि का है, एक ग्रुप 6 कोटि का है, एक ग्रुप 6 कोटि का है, तो उस ग्रुप की कोटियां, उस ग्रुप के अवयवों की कोटियां 1 हो सकती हैं, 2 हो सकती है, 3 हो सकते हैं। देखो, बिना बताए ना तो मुझे ग्रुप पता, जो सबसे पावरफुल देखो स्टेटमेंट देखो, ये मतलब ज्योतिष क्या बताते होंगे, यहाँ तो हम ज्योतिष से बढ़ के बता रहे हैं, और जो बता रहे हैं वो कभी गलत भी साबित नहीं होगा, हम जो बता रहे हैं वो कभी गलत साबित नहीं होगा। सुन लो, अगर किसी ग्रुप की कोटि 6 है, जो मन में आए वो ग्रुप बना लेना, जो मन में आए वो ग्रुप बना लेना, जो मैं बोल रहा हूँ वो हमेशा सत्य है, और लिख लो, हजारों 7 बात भी याद रख लेना, जो मैंने कहा था वो एकदम सच है, क्यों? क्योंकि गणित के ऊपर खड़ा हूँ। तो कमाल है, उसके प्रत्येक अवयव की कोटि, आप ग्रुप कैसा बनाते हैं, उसके प्रत्येक अवयव की कोटि या तो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 नहीं हो सकती, 5 नहीं हो सकती, 6 हो सकती है। देखो कमाल है नहीं? मुझे नहीं पता कौन ग्रुप में कौन अवयव, नहीं पता, इसकी एडवांसमेंट देखिए, आपको यही नहीं पता ग्रुप में है कौन, और ना आपको ये पता कि संक्रिया कौन सी है, फिर भी भविष्यवाणी पे भविष्यवाणी करते जा रहे हो, और भविष्यवाणी भी इतनी सटीक कि मजाला गलत हो जाए। ना आपको ये पता कि ग्रुप में अवयव कौन है, नहीं पता कितने अवयव हैं, बस इतना पता है कि 6 अवयव है, कौन 6 है नहीं पता, संक्रिया नहीं पता, लेकिन जो बोल रहे हो वो एकदम तथ्य, एकदम तथ्य, कि भाई कोटियां जो अवयवों की निकालोगे वो 1 2 3, यही तो ग्रुप थ्योरी को ताकत देती है कि इतना अब्स्ट्रैक्ट। शुरुआत में ये तो प्रॉब्लम आई थी, मैंने बताया था गेलियोज वाला किस्सा आपको बताया था, एवरेस्ट गेलियो वाला जो किस्सा बताया था, उस किस्से में यही दिक्कत थी। लाप्लास लांगराज जैसे जो शानदार उस समय फोरियर जैसे मैथमेटिशियन उस समय हुआ करते थे, उनको भी ये पल्ले नहीं पड़ा कि यार ये कैसे हो सकता है, ये कमाल कैसे हो सकता है कि कोई आदमी अवयवों के बारे में नहीं जानता, संक्रियाओं के बारे में नहीं जानता, और उसके बारे में इतना सटीक प्रिडिक्शन कर रहा है, ये कैसे? क्योंकि हजम होना बहुत मुश्किल था ना, बहुत मुश्किल था हजम होना, आज ही हजम नहीं होता तो उस समय कैसे हजम होता? कुछ शर्तें आपने बांध दी है, बस आपको क्या पता है, एक ग्रुप है, एक समुच्चय है,
उस पे एक संक्रिया है, ना आपको ग्रुप पता, ना आपको समुच्चय पता, ना आपको संक्रिया पता, बस आपको इतना पता है वो संवर्त है। मतलब उसके अवयवों की देखो, जादू जैसा नहीं है, उसके अंदर जो अवयव है उनको संक्रिया कराओगे, वापस अंदर आएगा, आप किसी भी क्रम में उनको सॉल्व कर सकते हो। एक अवयव है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, वहां पे हर अवयव का एक जोड़ा है, मतलब प्रतिलोम है। बस ये चार बातें उस ग्रुप के अंदर है। कोई भी सिंगल बात भी हमने ये नहीं बताई कि वहां पे रामलाल रहता है या श्यामलाल रहता है। और फिर करनी शुरू करी भविष्यवाणियां, फिर तोड़े रिकॉर्ड, भविष्यवाणियां करनी शुरू की कि इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा। तो सोचो कितनी पावरफुल होती होगी ये चीजें। ठीक है, ठीक है ना। तो 3 नहीं हो सकता ना, 3 नहीं हो सकता। उसका ऑर्डर जो है वो 4 का था, ग्रुप का ऑर्डर 4 था, ग्रुप का ऑर्डर 4 था, तो कोई भी अवयव की कोटि 3 कैसे हो सकती है? 3 4 को नहीं काटती। तो कोई भी अवयव ऐसी कोटि ले ही नहीं सकता जो ग्रुप की कोटि को न काटती हो। कोई अवयव ऐसी कोटि ले ही नहीं सकता जो ग्रुप की कोटि को विभाजित न करती हो। तो अगर ग्रुप 6 ऑर्डर का है तो किसी की भी कोटि 4 नहीं हो सकती, किसी की भी कोटि 5 नहीं हो सकती, क्योंकि 6 को 4 नहीं काटता और 6 को 5 भी नहीं काटता। तो वह अवयव वही कोटि लेगा जो ग्रुप की कोटि को विभाजित करती हो। अगली बात, इससे नेक्स्ट थ्योरम वो ये कहती है कि यदि कोई अवयव ए है, उसकी कोटि निकाल लो, या फिर आप ले जाकर उसी ग्रुप में जाओ, उसी ग्रुप में जाओ जिस ग्रुप में ए है, वहां से कोई भी अवयव, आपकी पसंद का कोई भी अवयव उठा लो, चाहे ए उठा लो, चाहे ए के अलावा कोई उठा लो, आप फ्री हैं, जो पसंद आए वो एक अवयव उठा लो। यहां से रिपीट कर रहा हूं, कोई मना नहीं कर रहा हूं कि आप चाहो तो ए को भी उठा सकते हो, और ए के अलावा जो एलिमेंट है उनको भी ले सकते हो, और बाद में चेंज भी कर सकते हो। जो मैं बोल रहा हूं वो सबके लिए सच है, सबके लिए। तो इनमें से मान लो आपने किसी एक अवयव को चुना, इसको नाम दे दो एक्स, इसको नाम दे दो एक्स। फिर एक्स का इनवर्स ऑब्वियसली बात है यही कहीं होगा, खुद भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, होगा तो ग्रुप में ना, क्योंकि एक्स ग्रुप में है तो एक्स का इनवर्स भी ग्रुप में होगा। फिर आपको क्या करना है, इन तीनों अवयवों की संक्रिया करानी है, एक्स इनवर्स की, ए की और एक्स की। इन तीनों की संक्रिया कराओगे, बनेगा तो ग्रुप में, कुछ भी बनेगा वो बनेगा तो ग्रुप में, वो ग्रुप में ही बनेगा। तो इन 3 बिंदुओं ने संक्रिया की और ग्रुप का कोई अवयव बनाया, इसने, इसने और इसने, तीनों ने संक्रिया की और एक अवयव बनाया। मान लो वो ये वाला अवयव बना, बी बना। तो ये थ्योरम कहती है कि ए की कोटि और इस प्रकार बने नए अवयव बी की कोटि हमेशा बराबर होगी। वो इसके अंदर होगा। और ये बात पता है, ये नॉर्मल नहीं है, ये कमाल की बात है। मतलब आप क्या कह रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि ए की कोटि चेंज नहीं होगी अगर आपने कोई भी इसके अंदर गए और कोई भी अवयव एक्स चुन लिया, कोई भी एक्स चुन लिया, एक्स चुनोगे तो एक्स इनवर्स भी वही होगा। फिर आपने एक्स इनवर्स आगे रखा, ए बीच में रखा, एक्स पीछे रखा, संक्रिया करवाई और एक नया अवयव बनाया, उस अवयव की कोटि भी उतनी आएगी जितनी ए की कोटि है। और आप एक्स को बदल सकते हैं, अलग अलग बार से अलग अलग नए नए एक्स ले सकते हैं, और हर बार आप प्रयास करेंगे तो हर बार आपकी कोटि ए की कोटि के बराबर ही आएगी, कभी कोटि नहीं बदलेगी, कोटि चेंज नहीं हो सकती। अब बड़ी विचित्र बात पता है क्या है, यहाँ आपको ना एक्स पता, ना आपको एक्स इनवर्स पता, कौन एक्स इनवर्स, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो सब सच है। बड़ा अजीब है, अजीब बात पता है इसमें जो सबसे बड़ी अजीब लगती है वो ये लगता है, ना आपको एक्स पता, ना आपको ए पता, ना आपको एक्स इनवर्स पता। पूरे तरीके से आप रीजन है, आपके पास शुद्ध रीजन है कि ये क्यों आया, प्रमेय का प्रूफ देख सकते हो, बाकायदा रीजन से प्रूफ किया गया, एक भी कारण से बिना कारण के कुछ भी नहीं किया गया, सब कारणों से किया गया। तो कमाल की बात है कि कारण इतने ताकतवर है, कारण जो है, जो रीजंस है, क्या वो इतने पावरफुल है, लॉजिक इतने पावरफुल होते हैं कि जहां आपको अवयवों के बारे में नहीं पता,
उसके बावजूद भी आप उसके बारे में आराम से प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं और एकदम सही सटीक कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी अगली थ्योरम है जो ये कहती है कि कोटि नहीं बदलेगी। उसके बाद में अगली थ्योरम हमें कहती है, नेक्स्ट थ्योरम, कि अगर कोई अवयव ए है उसकी कोटि एन है, ए की कोटि एन है, और आपने ए पे कोई पावर कर दी पी, ए पे पावर कर दी पी, ए पे पी पावर करने का मतलब ए को पी बार संक्रिया करवा दी, ए संक्रिया संक्रिया संक्रिया, ए को पी बार संक्रिया करा दी, और फिर ए को पी बार संक्रिया करा के दोबारा कोटि निकाली, वो भी एन आ रही है, वो भी एन आ रही है। ए की कोटि भी एन थी, ए की कोटि भी एन थी, और ए की पावर पी की कोटि निकाली, वो भी एन आ गई, दोनों ही एन आ गई, नहीं बदली। ऐसा सिर्फ तभी होगा जब पी और एन सापेक्षिक अभाज्य हो, पी और एन सापेक्षिक अभाज्य हो, मतलब इस तरीके के नंबर हो जो आपस में कटते ना हो, किसी भी पहाड़े पे ना कटते हो, जैसे 4 और 9, 4 और 9, ऐसा नहीं कि 4 कटता नहीं है, ऐसा नहीं कि 9 कटता नहीं है, लेकिन 4 और 9 एक पहाड़े पे नहीं कटते, 4 और 9 एक पहाड़े पे नहीं कटते, 4 जिस पे कटता है उस पे 9 नहीं कटता, 9 जिस पे कटता है उस पे 4 नहीं कटता, तो इन्हें कहते हैं सापेक्षिक अभाज्य। तो अगर ए की कोटि ए की पावर पी की कोटि के बराबर है, अगर ये दोनों बराबर है, मतलब ए की कोई पी पावर करने के बाद भी कोटि बनी रहती है, नहीं बदलती है, ऐसा केवल तभी हो सकता है जब जो पी पावर है वो अवयव की कोटि आपस में सहअभाज्य हो। बात वो नहीं है, देखो कोई भी चीज जब आप देखने जाते हैं, जादू देखने जाते हैं, तो आपको लगता है कि ये कैसे कर रहा है, आपको लगता है कि ये कैसे कर रहा है, क्योंकि जो जादूगर होता है उसको ये अजीब नहीं लगता, उसको ये अजीब नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। आप लोग जो ऑडियंस में बैठे हो, आप पैसा ऐसी बात का दे रहे हो कि वो आपको जादू लगे। अगर मान लो कोई जादू देखने जाए और उसे जादू जैसा ही ना लगे, तो क्या वो उस बात के पैसे देगा? नहीं, वो पैसा तभी देगा जब उसे जादू जादू जैसा लगेगा, है ना? समझ रहे हैं? लेकिन जो मैजिशियन है, जो वो परफॉर्म कर रहा है, उसको वो जादू लग रहा है? नहीं, उसको वो जादू नहीं लग रहा। लेकिन यहाँ मैथ्स के मामले में थोड़ा अजीब है कि जो देख रहे हैं उनको भी जादू लग रहा है, और जो कर रहा है उसको भी जादू लग रहा है, क्योंकि एक्चुअली में जादू है ही नहीं, सब कुछ सच है। जादू है ही नहीं, सब कुछ सच है। भाई जादूगर को पता है कि सब कुछ हाथ की सफाई है या ट्रिक है, जादूगर को पता है कि ये सब ट्रिक है, लेकिन सामने वाले को लग रहा है कि जादू है। लेकिन मैथ्स के केस में पता क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है, एक अलग ही सेंस आ रहा है कि जो दिखा रहा है मैथमेटिशियन, जो परफॉर्म कर रहा है, सामने जो बैठे हैं उनको भी जादू लग रहा है, और जो परफॉर्म कर रहा है उसको भी जादू लग रहा है। देखिए, तो सच तो ये है कि जादू है ही नहीं, सब कुछ सच है। वो सच इतना अजीब है कि सबको जादू लग रहा है। ये दोनों एक ही बात होती है, सह अभाज्य और सापेक्ष अभाज्य हिंदी के नामकरणों का फर्क है। बाकी जैसे इंग्लिश में एक वर्ड रहता है को प्राइम, को प्राइम, दोनों आपस में प्राइम में, प्राइम का मतलब यहाँ अभाज्य है कि दोनों एक दूसरे के साथ नहीं कटते हो, दोनों एक दूसरे के साथ नहीं कटते होंगे। अगला, अगली थ्योरम हमें कहती है कि अगर कोई ग्रुप के अंदर, किसी ग्रुप के अंदर, किसी ग्रुप में ए के लिए, अभी ये जब पढ़ेंगे ना तो एक बीच में एक पैराडॉक्स और आएगा, मैं भी आपको बताऊंगा, एक कौवे का पैराडॉक्स है जिसे रेवेंस पैराडॉक्स कहते हैं। तो रेवेंस पैराडॉक्स आएगा जब कौवे का पैराडॉक्स आएगा, तो आप लोगों को एक बड़ी ही जबरदस्त सी चीज समझ में आएगी, जबरदस्त कहानियां समझ में आएगी कि दुनिया के तर्क जो हैं, जो लॉजिक है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपका तर्क जो है, विभिन्न प्रकार के तर्क जो हैं, जो रीजंस है, जो आप कारण देते हैं, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है ना? जैसे कौवा होता है, काले रंग का होता है ना, तो उसको रावेंस कहते हैं। तो रेवेंस जो होता है वो, उसका एक पैराडॉक्स आता है, रेवेंस पैराडॉक्स, लॉजिकल पैराडॉक्स है। वो बहुत बहुत लंबे समय तक उस पर बहस भी हुई, और गणितज्ञों को भी वो बहुत दिनों तक परेशान किया, और अभी भी करता है कुछ हद तक, कि ये कैसे हो रहा है, ये सब कुछ हो कैसे रहा है। मतलब आपके जूतों का सफेद होना, आपके जूतों के सफेद होने का कारण आपके जो कौवा है उसके काले होने से कैसे संबंध हो सकता है? आपके जूतों का सफेद होना कौवे के काले रंग के होने के से क्या रिलेटेड है? तो जवाब है हाँ, रिलेशन है। हाँ, रिलेशन है। आपके जूतों का सफेद होना
कौवे के काले रंग के होने से संबंधित है। इतना यार ये कोई पागल है, बिल्कुल पागल है, ये क्या लॉजिक है? मेरे जूते का सफेद होना कौवे के काले रंग से क्या संबंध है? बोला बिल्कुल संबंध है, और बाकायदा संबंध है। यही पैराडॉक्स परेशान करता है कि ये कैसे हो गया। जूते कहाँ जूते जो निर्जीव चीज है, कौवा कहाँ सजीव चीज है, कहाँ निर्जीव चीज का संबंध सजीव चीज के साथ कैसे हो सकता है? लेकिन जवाब है हाँ, हो सकता है। आ जाओ इस पे आ जाते हैं। ये कह रहे हैं कि यदि किसी ग्रुप जी में प्रत्येक अवयव, हर अवयव ऐसा है कि उसका स्क्वायर करने पर ई आ रहा है, हर अवयव ऐसा है कि उसका स्क्वायर करने पर ई आ रहा है, इसका मतलब है हर अवयव खुद का ही प्रतिलोम है। स्क्वायर करने पर ई आ रहा है मतलब अपने आप का ही प्रतिलोम हुआ, क्योंकि ए संक्रिया ए करने पर ई आ रहा है, यानी खुद खुद का ही प्रतिलोम है, खुद खुद का ही प्रतिलोम है। यानी कोई ग्रुप ऐसा हो जिसमें हर अवयव खुद का प्रतिलोम हो, कोई ग्रुप ऐसा हो जिसमें हर अवयव खुद का ही प्रतिलोम हो, प्रत्येक अवयव, यहाँ कोई और नहीं है, हर अवयव खुद का प्रतिलोम है, हर अवयव अपना ही प्रतिलोम हो, मतलब अपने आप से शादी कर रहा हो सब, कोई का जोड़ा किसी और के साथ नहीं, खुद के साथ ही शादी कर। ग्रुप आबेली ग्रुप होता है, क्रम विनिमय ग्रुप होता है, ऐसा ग्रुप क्रम विनिमय ग्रुप होता है, यानी इस ग्रुप में ए संक्रिया बी बराबर होता है बी संक्रिया ए। अब यहाँ पे भी तो अजीब है, यहाँ क्या कम अजीब है, ये भी तो बहुत अजीब है। ये अजीब इस बात के लिए लेके है कि हर अवयव खुद का प्रतिलोम है, इससे क्रम विनिमयता का क्या संबंध, इससे क्रम विनिमयता का क्या संबंध? जवाब है हाँ है, हर कोई अगर खुद का प्रतिलोम होगा तो वह ग्रुप क्रम विनिमय होगा, है ना। देखो खुद हर अवयव खुद का प्रतिलोम है, इस बात का क्रम से क्या संबंध, जबकि जवाब है हाँ है, प्रूफ देख लो, प्रूफ देख लो, इन बिंदुओं में संबंध है। तो बहुत अजीब अजीब चीजों में भी संबंध होते हैं जो दिखाई नहीं देते लेकिन होते हैं, और गणित हमें समझाती है कि ऐसे अजीब से अजीब रिलेशन से भी हम जुड़े हुए हैं, अजीब अजीब चीजों से भी हम जुड़े हुए हैं। क्योंकि जैसे हम तो देखें, आज हमारी बॉडी देखें तो आज हमारी बॉडी जो है वो तब से बनती आ रही है जब से पहला बिग बैंग हुआ था। अगर बिग बैंग जो हुआ था, उस बिग बैंग से जो चीजें बनी थी उन चीजों से ही आज हमारा शरीर बना हुआ है, उन सारी चीजों से, उनके छोटे छोटे अंशों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। यानी बिग बैंग में अगर कोई भी चीज एक भी अगर प्रॉपर वे से नहीं होती तो आज हमारी में कुछ ना कुछ एक अलग चीज होती, कुछ ना कुछ अलग होता, शायद होता हमारी आंख नहीं होती, या हमारा नाक नहीं होता, या हमारे कान नहीं होते, या हमारे दांत नहीं होते, या कुछ और नहीं होता, कुछ ना कुछ नहीं होता। अगर ये घटनाक्रम में कुछ भी बदलाव आ जाता, अगर बिग बैंग में जो घटना घटित हुई थी अगर उसमें मामूली सा भी बदलाव आ जाता तो आज हम आज जैसे नहीं होते, कुछ अंतर होता, हल्का सा भी अंतर आ जाता इस स्थिति में तो आज हम वो नहीं होते जैसे आज है। तो सोचो कितना सा फर्क, कितना बड़ा फर्क डाल देता है ओवरऑल के अंदर। इसका मतलब है सब चीजें जुड़ी हुई है। अगली थ्योरम ये रही, अगर किसी ग्रुप के अंदर आप ए बी का स्क्वायर करें, मतलब ए बी को ए बी से संक्रिया करवाएं, ए बी संक्रिया ए बी करें जो कि बराबर हो ए स्क्वायर संक्रिया बी स्क्वायर। अगर ऐसा हो ए बी संक्रिया ए बी बराबर हो ए स्क्वायर संक्रिया बी स्क्वायर तो वह ग्रुप अबेलियन होता है, क्रम विनिमय होता है, आबेली ग्रुप होता है, तो वह ग्रुप आबेली होता है। जिस ग्रुप में भी ए बी का स्क्वायर बराबर हो ए स्क्वायर संक्रिया बी स्क्वायर, हर अवयव की कोटि दो नहीं हो सकती क्योंकि तत्समक एक बेचारा आ जाता है बीच में जिसकी कोटि एक होती है, तत्समक एक आ जाता है जिसकी कोटि एक होती है। तो अगर ऐसे बोलोगे कि ऐसा ग्रुप जिसमें सबकी कोटि दो होती हो तो आपने वो प्रमेय गलत साबित कर दी जो पहले पहले शुरुआत में कही थी कि तत्समक की कोटि एक होती है। प्रमेय बड़ी फंसती है, ये बहुत फंसती है एक दूसरे के अंदर, तो बोलते टाइम पर बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, सारी थ्योरमों को साथ में लेके चलना पड़ता है। कुछ भी बोल रहे हो तो पहले देखो कि कोई थ्योरम कट तो नहीं रही। अभी जैसे मान लो ये जो थी जस्ट पीछे वाली, एक थ्योरम में कोई भावनाओं में बह के ये कह दे कि ऐसा ग्रुप जिसमें प्रत्येक अवयव की कोटि दो हो, तो फिर इसका मतलब आपने वो पहले वाली थ्योरम गलत साबित कर दी जिसमें आपने कहा था कि तत्समक की कोटि एक होती है। यहाँ आप कह रहे हो कि ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि दो है, तो प्रत्येक अवयव की कोटि है इसका मतलब किसी की भी एक नहीं है,
किसी की भी एक नहीं है तो यहाँ तत्समक है ही नहीं, और बिना तत्समक के फिर ग्रुप कैसे बन गया, बिना तत्समक के फिर ग्रुप कैसे बन गया। तो ये है उलझ। तो बहुत सोच समझ के बोलिएगा जो आप बोल रहे हैं, पर मेरे को साथ में रखिएगा, कोई भी एक दूसरे को काटे ना, इसका ध्यान रखना। अगली और लास्ट थ्योरम, हाँ संक्रिय, जहां भी चिन्ह नहीं लगा हुआ वो संक्रिय है, जहां भी चिन्ह नहीं लगा हुआ वो संक्रिय, ए संक्रिया बी संक्रिया ए संक्रिया बी, ए संक्रिया ए संक्रिया बी संक्रिया बी, सब की जगह संक्रिय, जहां बीच में जहां भी दो नाम आ रहे हैं बीच में स्टार है, और कोई चीज है ही नहीं हमारे पास स्टार के अलावा। लास्ट वन, लास्ट कहता है कि अगर किसी ग्रुप के अंदर कोई अवयव ऐसा है, कोई अवयव ऐसा है कि वो अपने ही स्क्वायर के बराबर है, तो फिर ऐसा अवयव सिर्फ तत्समक हो सकता है, ऐसा अवयव सिर्फ तत्समक हो सकता है, या तत्समक ही ऐसा अवयव हो सकता है जिसका स्क्वायर वो खुद आए। ग्रुप में सिर्फ एक ही अवयव ऐसा हो सकता है जिसका स्क्वायर वो खुद हो, मतलब खुद को खुद के साथ संक्रिया कराने पर खुद आ जाए, ऐसा अवयव सिर्फ तत्समक है। तत्समक ही एकमात्र अवयव ऐसा है जो खुद को खुद के साथ संक्रिया कराकर खुद को बना सकता है, इसके अलावा कोई और अवयव ऐसा नहीं कर सकता। ग्रुप में कोई भी अवयव ये काम नहीं कर सकता। कमाल है ये, यही है इसके पास खास ताकत है कि यही मात्र एक अवयव है जिसका स्क्वायर करने पर, मतलब खुद को खुद के साथ संक्रिया करके खुद को बनाने की ताकत सिर्फ तत्समक के पास है। खुद को खुद के साथ संक्रिया करके खुद को बनाने की ताकत तत्समक के पास है। जैसे कहते हैं देवों के अंदर, जैसे महादेव है, तो महादेव को किसने बनाया होगा? नहीं, महादेव ने खुद को ही बनाया होगा। और महादेव को, है ना, अगर महादेव की मृत्यु होती है तो वो कौन कर सकता है? खुद महादेव ही, क्योंकि वही विनाशक भी है। तो वो जो कंसेप्ट है, वो भगवान वाला कंसेप्ट है, वो कुछ ऐसा ही है कि निर्माता कौन? वो खुद, है ना, सही है ना। तो संहारक कौन? वो खुद। तो यही तत्समक के साथ है कि तत्समक एक अवयव ऐसा है जो खुद को खुद के साथ संक्रिया करके खुद को बना सकता है, इसके अलावा कोई ये काम नहीं कर सकता, सिवाय तत्समक के अलावा ग्रुप में कोई भी ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ तो बस स्टार याद रखना, भूल मत जाना। ठीक है, चलो इसी के साथ हमारी सारी थ्योरम, ग्रुप की सारी थ्योरम एक बार पूरी होती है। अब हम सब ग्रुप पे जाएंगे, फिर सब ग्रुप की थ्योरम पढ़ेंगे और फिर इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का सफर आप लोगों का बढ़िया रहा होगा। थ्योरम को याद रखिएगा, ठीक है, और सभी को गुड नाइट। ग्रुप थ्योरी अभी कहाँ सोच रहे हो? इसका जवाब आपको अपने आप से ढूंढना होगा, कैसे याद होगी। ठीक है, गुड नाइट सभी को। हाँ अभी टाइम लगेगा, अभी इसमें टाइम लगेगा क्योंकि अभी ग्रुप कंप्लीट हुआ है। सब ग्रुप होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा, फिर पर सामान्य ग्रुप होगा, और फिर समाकारिता होगी, तो टाइम तो लगेगा।